Good morning, everyone. Welcome again in the next session regarding the oxidation number, oxidation state, and the valency. Mainly, we will concentrate our whole focus on the oxidation number and the oxidation state. हम आज अपना बिल्कुल पूरा का पूरा फोकस ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर रखेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे काम आना होता है। अपनी रिडॉक्स रिएक्शन वाली यूनिट देख लें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देख लें, अपनी पीरियोडिक टेबल देख लें, हर जगह ये हमारा जो टॉपिक है ये कॉमन रहता है। तो ये जो बेसिक आइडिया है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी के बारे में हमें रहना जरूरी है। हम एक सेशन और भी लेंगे इसके बाद, जो हमारा सिर्फ वैलेंसी के ऊपर होगा, जिसमें ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो टर्म है ये वहां पे फर्दर यूटिलाइज होनी होती है। तो बिल्कुल बेसिक लेंगे आज हम कि ऑक्सीडेशन नंबर किसे कहते हैं, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस क्या होता है। तो वो सारी की सारी बातें आज हम देखेंगे। और ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंसी में क्या डिफरेंस होता है ये बातें हम सीखेंगे, और किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। कई बार जो ऑक्सीडेशन नंबर हम कैलकुलेट करते हैं, कई बार वो जो सिंपल हमारा वे होता है वो काम नहीं आता, तो किस तरीके से हमें स्ट्रक्चर बना के फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ जाता है। तो ये सारी की सारी बातें हम सीखेंगे हमारे आज के सेशन के अंदर। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हमारी सबसे पहली टर्म है ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे नाम से पता चलता है, ऑक्सीडेशन नंबर मतलब आपका कोई ना कोई नंबर होगा, कोई ना कोई वैल्यू जरूर आएगी। कब आएगी? अब जब कभी भी आपके पास दो एटम होने जरूरी है बेटा। दो एटम हो, बॉन्डेड एटम हो, उन दोनों बॉन्डेड एटम एक जैसे भी हो सकते हैं, उनका नेचर अलग भी हो सकता है। मीन्स दे मे बी ऑफ द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दे मे बी ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑन दैट बेसिस वी विल फाइंड आउट हियर द ऑक्सीडेशन नंबर। हम ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर में देखा क्या जाता है? फॉर एग्जाम्पल बेटा मान लीजिए आपके पास H है, जैसे मैंने H लिखा आपके लिए, और दूसरा एटम मान लीजिए Cl है आपका। दोनों के बीच में पिछले सेशन में हमने सीखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो है ही। अगर दोनों H होते तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता। मान लीजिए दोनों आपके अलग एटम हैं, अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम हैं, H और Cl हमने ले लिए। दोनों के बीच में बेटा म्यूचुअल शेयरिंग हुई, बॉन्ड बन गया। लेकिन जब म्यूचुअल शेयरिंग हुई तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व हुए होंगे, एक हाइड्रोजन का और दूसरा Cl का। लेकिन जो Cl है यहाँ पे, ये क्या है? इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द, बोलो किससे? जो Cl है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन H, हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब करेगा क्या? जो Cl है इन इलेक्ट्रॉन्स को देखो ज्यादा अपनी तरफ इसने विड्रॉ कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्म में हमने पढ़ा था। तो जिसकी वजह से Cl एक्वायर द स्लाइट नेगेटिव चार्ज एंड द H एटम विल एक्वायर द स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ये काम होते होते मान लीजिए Cl कंप्लीटली विड्रॉ कर ले जाए इलेक्ट्रॉन्स को, तो Cl के ऊपर बेटा कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, H के ऊपर क्या आ जाएगा? कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। मान लीजिए Cl है, Cl ने अपना इलेक्ट्रॉन भी ले लिया, देखो उसके बाद देखो किस कौन सा इलेक्ट्रॉन भी ले लिया? H वाला भी ले लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ? Cl के ऊपर तो देखो बेटा नेगेटिव चार्ज आ गया। H का इलेक्ट्रॉन तो Cl ने ले लिया, H के पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, H एक्वायर्स द पॉजिटिव चार्ज। तो कहने का अभिप्राय, जब दो एटम एक दूसरे की विसिनिटी से दूर चले जाते हैं, उनमें से कोई एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन अपने छोड़ के चला जाएगा। तो ऐसा होने के बाद किस एटम के ऊपर कैसा चार्ज आपको दिखता है? जो भी चार्ज दिखता है वो कहलाता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। क्या कहलाता है बेटा? उसका ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे H का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है यहाँ पे, Cl का यहाँ पे -1 है। कुछ आई बेटा बात समझ में? तो ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होता है यहाँ पे? द चार्ज अपीयर्स। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या हुआ? द चार्ज अपीयर्स, या द चार्ज विच इज लेफ्ट बिहाइंड। यानी किसी भी एटम के ऊपर जो चार्ज अब हमें जो दिखा, जो अपीयर हुआ या जो इसके ऊपर डेवलप हो गया है, द चार्ज अपीयर्स कब? when all the neighboring atoms when all the neighboring atoms are removed far away from their vicinity। जैसे H की विसिनिटी में कौन है बेटा? Cl था इसका एटम, इसकी विसिनिटी के इसके एरिया में। Cl H से दूर चला गया, H के दूर जाने के बाद चाहे वो इलेक्ट्रॉन लेके जाए चाहे छोड़ के जाए, लेकिन Cl तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। तो जब ये Cl H की विसिनिटी से दूर चला गया तो H के ऊपर कैसा आया चार्ज? वो H का ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। ऑपोजिट कहना चाहें, Cl की विसिनिटी में H है, जब Cl से H दूर चला गया तो H के दूर जाने के बाद Cl के ऊपर कैसा चार्ज डेवलप हो गया, कैसा चार्ज अपीयर हो गया?
तो वो कहलाता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे H का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +1 आ गया और Cl का क्या आ गया बेटा यहाँ पे -1। क्लियर हो गया? तो ये तो है डेफिनेशन जो काफी जगह हमारे काम आनी होती है, तो डेफिनेशन आपको भूलनी नहीं होती है। उसके बाद देखो बेटा, अब ऑक्सीडेशन नंबर जो आगे आपको निकालना सिखाएंगे उसमें करते क्या है, जितने भी एटम होते हैं जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो, उसके एटम उसके ऑक्सीडेशन नंबर को तो बेटा हम हमेशा एक्स मान लेते, तो कैसे मैंने एक्स लिख दिया बेटा, जैसे आयरन का निकालना है एक्स लिख दिया। Cn के ऊपर जो चार्ज होता है, आगे मैं अलग से भी लिखवाऊंगा आपको, Cl के ऊपर बेटा -1 चार्ज होता है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ये हम याद भी रखेंगे कुछ स्पीसीज का। पोटाशियम ग्रुप 1 एलिमेंट है, इसके ऊपर +1 चार्ज होता है, +1 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। क्लियर हो गया बेटा? ऐसे हम लिख देते हैं हर एटम के ऊपर। ऐसा लिखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, जैसे मैंने लिखा भी ऑक्सीडेशन नंबर, आयरन का हमने एक्स मान लिया, उसके बाद पोटाशियम तो बेटा 4 है, +1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, 4 1 जा 4, 4 लिख दिया। आयरन का हमने एक्स मान लिया, प्लस में एक्स। साइनाइड का -1 होता है तो 6 है, तो -6 इज इक्वल टू 0। देखो ओवरऑल जो स्पीसी है, अगर वो न्यूट्रल स्पीसी, आगे हम लिखेंगे, आप पढ़ना, हम वहां पे आपको लिखवाएंगे रूल्स के बारे में। अगर ये जो गिवन स्पीसी है अगर न्यूट्रल है, जैसे K4 FeCN6, इट इज ए न्यूट्रल स्पीसी बेटा, तो इक्वल टू आगे 0 ही लिखेंगे, क्योंकि ओवरऑल पूरी स्पीसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं था। अगर ये आयनिक स्पीसी होती तो इक्वल टू करके हम वो चार्ज लिख देते, वो प्लस होता है या माइनस होता है, जो भी होता हम आगे लिख देते। अब एक्स की वैल्यू आ जाएगी बेटा, तो जो भी आ गया एक्स की वैल्यू +2, सो दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द आयरन। तो आयरन का ये ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे आ चुका है। क्लियर हो गया बेटा? तो डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गई होगी ऑक्सीडेशन नंबर की, और कैसे कैलकुलेट करते हैं डेफिनेशन के आधार पे, कैसे उस लाइनों का मतलब था वो हमने ऊपर डायग्राम से समझाया, और नीचे कैसे हम निकालते हैं बाद में एक्स मान के, वो भी आपको निकालना बेटा सिखाया। अब अगला क्वेश्चन बेटा, व्हाई द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द Cl एटम इज -1 एंड H एटम इज +1 इन HCl मोलिक्यूल। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, when we combine the two atoms of the different electron negativity, then after the combination, after the equal sharing of the electrons, जैसे H और Cl के बीच बेटा इक्वल शेयरिंग हुई, इक्वल शेयरिंग के बाद the atom which is more electronegative will attract these electron towards itself and finally acquires the negative charge. जो Cl atom है, because here the Cl atom is more electronegative than the hydrogen, so these shared or the bond pair electrons are being attracted more strongly by the Cl atom, or Cl will completely withdraw all these electrons, means both the electrons, both shared paired electron, both bond pair electron towards itself, and thus it acquires the -1 charge. एक चीज हम आपको बता दें बेटा, अक्सर बच्चे ये पूछते हैं हमसे कि सर आप हमें ये बताएं, Cl के ऊपर आपने डॉट तो 2 लगा दी, 2 इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज भी तो बेटा 2 ही लगाएं, है ना बेटा, लगाना चाहिए ना 2, लेकिन ऐसा हम एक ही लगाते हैं। बच्चे ऐसे पूछते हैं, सर आपने -1 चार्ज क्यों लगाया जबकि इलेक्ट्रॉन अपने 2 दिखा दिए। बेटा आप हमें ये बताएं, H और Cl के बीच जो ये बॉन्ड बना है, इन दो जो डॉट मैंने दिखा रखी है यहाँ पे, क्या दोनों के दोनों डॉट Cl की थी या दोनों H की थी? नो, इक्वल शेयरिंग से बॉन्ड बना है। एक जो इलेक्ट्रॉन है ये H का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका Cl का है, तो Cl का इलेक्ट्रॉन तो Cl को मिल ही गया ना बेटा, उसकी वजह से तो Cl के ऊपर कोई चार्ज आएगा नहीं, क्योंकि वो तो उसी का था। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिला है, तो ये एक जो डॉट है वो तो Cl की ही थी, जो पहले से उसी की थी, उसी का इलेक्ट्रॉन था पहले से, और जो दूसरी डॉट है मीन दूसरा जो इलेक्ट्रॉन आया है वो आया है H का, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो बेटा एक ही आया है ना Cl के ऊपर, तो इसीलिए एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज, एक यूनिट चार्ज, तो इसलिए -1 चार्ज यहाँ पे दिखाया गया है। और एक इलेक्ट्रॉन की कमी H के ऊपर हो गई, तो इसलिए H के ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा, तो इसलिए ऑक्सीडेशन जो नंबर है Cl का बेटा कितना हो गया, दैट इज द -1, बिकॉज द Cl atom gets one extra electron, so it acquires the one negative charge. Okay, similarly on the other hand the H atom, जो H atom है, it has one less electron, so it acquires the one पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इसके ऊपर क्या आ जाता है बेटा, 1 पॉजिटिव चार्ज आता है। क्लियर हो गया ना? इसलिए जो ऑक्सीडेशन नंबर है H का वो क्या है, +1, और Cl का क्या है बेटा, -1 हो जाता है। आगे बेटा बात समझ में? चलो ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द क्लोरीन इन Cl2 मॉलिक्यूल इज 0, व्हाई, ऐसा क्यों? देखो बेटा, अभी तो हमने आपको बताया था, क्योंकि जो बॉन्ड बनता है वो सेम एटम के बीच भी बन सकता है और डिफरेंट एटम्स के बीच भी बन सकता है। व्हाइल इन केस ऑफ हियर, in the previous case, in case of the HCl, the two atoms are of different electronegativity, but in present case in the Cl2, the both are the Cl, so the both have the same electronegativity, so the bond pair electrons are present exactly in the middle,
So none of the atom will have the positive or the negative charge because these two electrons are present exactly between these two Cl atom. So because of that reason, none of the Cl acquires any of the charge. Means there is no charge on the Cl atom in the Cl2 molecule. Okay. So in the Cl2 molecule, the electron pair are equally shared between the two Cl atoms. Means one of the electron is counted to each of the Cl atom. दोनों का एक एक है, दोनों exactly बीच में है. So there is no net charge on any of the Cl atom. So the oxidation number of the Cl in Cl2 is 0. जबकि HCl के अंदर आपने देखा था -1 थी और Cl2 के अंदर क्या है बेटा 0 है Cl की. क्लियर हो गया? तो now the next question here is what is the exact difference between the oxidation number and the oxidation state. जो ये दो टर्म है, वैसे हम इन दोनों शब्दों को पूरी केमिस्ट्री के अंदर एक दूसरे की जगह यूज करते रहते हैं. ठीक है ना? आपने देखा होगा we can be used these two term in place of each other during the whole study of the chemistry in different chapters. लेकिन दोनों में एक डिफरेंस भी है. तो वो डिफरेंस क्या है उसका ध्यान रखना जरूरी होता है क्योंकि कुछ कंपाउंड की स्ट्रक्चर अलग होती है, कुछ एक ही अलग होती है. तो ऑन द बेस ऑफ द डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द मोलिक्यूल there is the requirement of these two terms, that is the oxidation number and the oxidation state. अब देखो बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है, मान लीजिए कई मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिसमें एक एटम बार बार रिपीट हो जाता है. मान लीजिए कार्बन मैनी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो. मान लीजिए नाइट्रोजन 1 हो, 2 हो और भी ज्यादा हो, है ना? तो जरूरी नहीं कि हर एक जो एक एटम जो बार बार रिपीट हुआ है सेम मॉलिक्यूल के अंदर, उसका नेचर हर जगह एक जैसा हो. जरूरी नहीं कि उसके ऊपर जो चार्ज है हर जगह एक जैसा है. उस सेम एटम की अगर हम सेपरेटली अलग से अगर हम निकालें कि उसके ऊपर कितना आएगा चार्ज, तो वो जो अलग अलग एटम का अलग अलग आता है चार्ज, हो सकता है वो सेम भी आ जाए, हो सकता है वो डिफरेंट भी आ जाए, तो वो कहलाता है ऑक्सीडेशन स्टेट. द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इज द ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम. हर एक एटम का कितना है, दूसरे का कितना है अलग से, तीसरे का कितना है अलग से, पर एटम निकालना. सो द ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम सेपरेटली वो भी अलग से निकालना है बेटा, एवरेज करके नहीं निकालना. एवरेज करेंगे तो वो तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर ना हो जाएगा बेटा. क्लियर होगी ना बात समझ में? तो ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर मेनी ऑफ द मॉलिक्यूल्स के अंदर सेम होती है. सेम ही आंसर आना होता है लेकिन सेम नहीं भी आना होता है. तो सेम कब नहीं आता? जब उनका नेचर अलग अलग हो. सेम एटम मल्टीपल टाइम प्रेजेंट है, उसका नेचर भी अलग है पूरे मॉलिक्यूल के अंदर, तो फिर दोनों चीजें अलग अलग होंगी. ऑक्सीडेशन स्टेट हर एटम की अलग अलग आएगी. और जो अलग अलग आई ऑक्सीडेशन स्टेट, मान लीजिए किसी है के अंदर मान लीजिए 2 नाइट्रोजन एटम थे, नाइट्रोजन फर्स्ट नाइट्रोजन सेकंड, पहले की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली अलग से, दूसरे की निकाली, ये ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है बेटा. फिर इनका एवरेज ले लिया बेटा, एवरेज ले लिया, एवरेज. नाउ दैट कॉल्ड द ऑक्सीडेशन नंबर. क्लियर होगी ना बात? तो फॉर एग्जांपल हमने अमोनियम नाइट्रेट लिया, NH4 पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव. अभी हम आगे सीखे भी गए, ये जो दो पार्ट है ना बेटा, जो पहला पार्ट होता है पॉजिटिव होता है अमोनियम के अंदर, ये अब जो कंप्लीट NH4 पॉजिटिव इसके ऊपर +1 चार्ज होता है. NO3 जो अगला पार्ट होता है इसके ऊपर -1 चार्ज होता है. तो ये चार्ज भी हमें ध्यान रखने हैं, याद रखने हैं. आगे हम सिखाएंगे आपको कि वो कौन कौन सी स्पीसीज जिन पे +1 चार्ज होता है, वो कौन सी होती है जिसपे -1 चार्ज होता है, वो कौन सी जिसपे +2 चार्ज होता है, फिर किस पे -2 होता है, किस पे +3 होता है, किस पे -3 होता है, किस पे -4 होता है, एंड सो. वो स्पीसी भी हम देखेंगे, वो हमारे लिए काफी हेल्पफुल होती है, जैसे यहाँ पे हमारे लिए हेल्पफुल है. तो आपने देखा अमोनियम नाइट्रेट के अंदर जो नाइट्रोजन बेटा 2 बार आ गया. एक बार तो नाइट्रोजन आ गया अमोनियम पार्ट के अंदर, NH4 वाला जो पार्ट है उसके अंदर आ गया. दूसरा नाइट्रेट पार्ट के अंदर आ गया, यहाँ पे भी नाइट्रोजन आ गया. सो द नाइट्रोजन एटम अकर्स ट्वाइस. और जो दोनों एटम हैं, दोनों का नेचर सेम है या अलग, वो तो अभी हमें देखने से ही पता चलेगा. तो दोनों का नेचर यहाँ पे अलग अलग है. दोनों नाइट्रोजन एटम डिफरेंटली बॉन्डेड है यहाँ पे, है या नहीं, उसको हम प्रूव करेंगे अभी. देखो हियर आपने यहाँ पे आप देख पाएंगे जो दोनों नाइट्रोजन एटम उनकी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट आने वाली है. जैसे अगर हम देखें ऑक्सीडेशन स्टेट, जो देखो दोनों पार्ट को हमने अलग अलग कर लिया है. एक NH4 पॉजिटिव पार्ट आ गया, एक NO3 नेगेटिव आ गया. सबसे पहले हम ले लेते हैं NO3 नेगेटिव आए. ठीक है. अब ये एक आयनिक स्पीसी आ गई बेटा, आयनिक स्पीसी. इसमें नाइट्रोजन का जो चार्ज है वो हम निकालते हैं. तो देखो नाइट्रोजन को उसी टाइप से देखो हम क्या मानेंगे बेटा, X. और ऑक्सीजन के ऊपर बेटा -2 चार्ज होता है. क्लियर हो गया? तो नाइट्रोजन को X माना, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, और 3 है तो -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू, आगे 0 नहीं लिखा बिकॉज द गिवन स्पीसीज एन आयनिक स्पीसी. देखो आप ये नहीं कहेंगे सर अमोनियम नाइट्रेट तो आयनिक थोड़ी ना थी, वो तो इकट्ठा था बेटा, है ना?
आप ऐसे कहेंगे कि NH4NO3 ये तो इकट्ठा, बेटा हमने इसको दो हिस्से में कर लिया, एक पार्ट पॉजिटिव पार्ट है, पहला पॉजिटिव पार्ट होता है, दूसरा नेगेटिव होता है, दोनों की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल रहे हैं। तो पहला पॉजिटिव था बेटा NH4 पॉजिटिव, और दूसरा NO3 नेगेटिव आ गया, तो अलग अलग निकाल रहे हैं। अब क्लियर हो गया ना बेटा? तो इक्वल टू इसलिए हमने -1 लिखा क्योंकि NO3 के ऊपर -1 चार्ज है, तो ये -1 हमने लिख रखा है। आंसर बेटा क्या आ गया? +5। सिमिलरली ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की निकालेंगे अमोनियम आयन में, तो यहाँ पे नाइट्रोजन को उसी टाइप से बेटा क्या मान लेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम X, और हाइड्रोजन के ऊपर बेटा +1 होता है, हाइड्रोजन पे +1 होता है। आगे जो लिख रखा है ना बेटा NH4 पॉजिटिव, ये पूरे NH4 पूरे के ऊपर है बेटा, ये प्लस चार्ज, +1 चार्ज, ये हाइड्रोजन वाला नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, नाइट्रोजन को X माना, हाइड्रोजन के ऊपर +1 होता है, और ये जो आगे प्लस लिखा है NH4 के आगे प्लस, दैट चार्ज इज प्रेजेंट ऑन NH4, दैट होल NH4। अब देखें, नाइट्रोजन को X मान लिया, हाइड्रोजन के ऊपर +1 होता है, 4 है, तो मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू +1 इसलिए लिखा क्योंकि दैट इज एन आयनिक स्पीसी, और इसके ऊपर +1 लिख रखा है। अगर +2 लिख रखा होता तो इक्वल टू +2 लिखते, +3 लिख रखा होता तो इज इक्वल टू +3 लिखते, और अमोनियम आयन के ऊपर +1 ही चार्ज होता है, इसलिए हमने +1 लिखा आगे बेटा। यहाँ पे क्लियर हो गया ना? ठीक है, अब X की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई बेटा? -3। तो दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। आप ध्यान से देखें और बताएं, अमोनियम नाइट्रेट में जो दो नाइट्रोजन थी, क्या दोनों के ऊपर चार्ज सेम है? नहीं है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी क्या होती है? द ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम, हर एटम का निकालें कितना है चार्ज, तो हर एटम का चार्ज निकाल के देखा, वो सेम भी आ सकता था, अलग अलग भी आ गया, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब दोनों की एवरेज ले ले बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेंगे? एवरेज ले लेंगे बेटा। जैसे 5 और जो भी दो हैं इनको ऐड कर ले, ऐड 5 में प्लस करते हैं -3 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि दो ही हैं, 3 होते तो डिवाइडेड बाय 3 कर देते हैं। तो हमने 5 के अंदर ऐड किया -3 और फिर उसका हाफ कर दिया बेटा, आंसर आ गया +1। क्लियर हो गया ना बेटा? आगे बात समझ में? या हम क्या कर सकते हैं बेटा, अगर इसको दूसरे तरीके से अगर हम निकालते, देखो दो नाइट्रोजन थी बेटा, अमोनियम नाइट्रेट पूरे में इकट्ठे में देखे तो 2x मान लिया, दो नाइट्रोजन है, देखो NH4NO3 पूरे को देखो बेटा, पूरे को ऊपर, और हाइड्रोजन बेटा 4 है, तो देखो +1 होता है, तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया। देखो बेटा मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं जो और करके लिख रहा हूँ ना बेटा, ये मैं पूरे को इकट्ठा लेके चल रहा हूँ, देखो इस पूरे को NH4NO3 ऐसे। नाइट्रोजन बेटा दो है, नाइट्रोजन को हमने X मान लिया, दो नाइट्रोजन है तो दोनों का XX, तो इसलिए 2x लिखा बेटा, और हाइड्रोजन के ऊपर +1 होता है बेटा, तो इसलिए 4 है, तो +4 लिख दिया। और आगे ऑक्सीजन के ऊपर तो बेटा -2 होता है। समझ गए? क्योंकि एवरेज ले रहे हैं ना बेटा, एवरेज लें या दोनों नाइट्रोजन को एक मान के निकाल दो तो ऑक्सीडेशन नंबर ही निकलेगा, और दोनों का नेचर अलग अलग है, बॉन्डिंग अलग अलग है, इसलिए अलग अलग हम निकाल रहे हैं बेटा। तो आंसर क्या आ गया बेटा? +1। क्लियर हो गया ना? ऊपर एवरेज ले लो या ऐसे निकाल दो, तो ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर निकलता है, और हर एटम का अलग अलग निकाल के देखें तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है बेटा, अमोनियम नाइट्रेट के ऊपर बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ दोनों की क्या क्या है। अमोनियम वाले की कितनी है? बोलो अमोनियम वाले की कितनी आई? -3। नाइट्रेट वाले की कितनी आई? +5। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार आता है, तो ये क्वेश्चन मैंने बेटा यहीं पे बता दिया, मैं अलग से इसका ऑब्जेक्टिव बना के आपको नहीं दूंगा। ठीक हो गया ना बेटा? समझ में आ गया ना? काफी बार ये ऑब्जेक्टिव में आपको मिलेगा। अब देखो रूल देखते हैं। रूल तो बेटा मैंने आपको बता ही दिए, लिख के दिखा ही दिए यहाँ पे सारी बातें, अब उनको थोड़ा रिटर्न में ले लेते हैं। रूल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम। देखो जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है एटम ऑफ द एलिमेंट, अगर वो फ्री स्टेट में है, फ्री है, और एलिमेंट्री स्टेट में तो हमेशा 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल H2, O2, Cl2 सभी का 0 होगा। आप कहेंगे सर कैसे? देखो बेटा कैसे का, तो देखो मैं बता देता हूँ। जैसे H2 का ही मान लो आपको निकालना है, तो बेटा इसको क्या मानोगे? H2 ले लो, X मानेंगे। Cl2 का निकालोगे तो भी X ही मानोगे बेटा, और ये O2 का निकालोगे तो भी X2, N2 होता तो भी X ही मानते। मान लीजिए H2 है बेटा, इसको आपने X मान लिया, कितने हैं बेटा? H कितने हैं, या O कितने हैं, या Cl कितने हैं? हर एक में एक ही जैसा आंसर आएगा बेटा, तो हमने 2 मान लिया, तो बेटा क्या लिखेंगे? देखो ध्यान से देखना, मैंने 2 लिख दिया बेटा, देखो इक्वल टू बेटा क्या लिखे? न्यूट्रल स्पीसी है तो इक्वल टू बेटा 0। तो बोला X की वैल्यू क्या आई? 0 आ गई, आगे ना बेटा, तो इसलिए हमने क्या लिखा है? 0। ऐसे निकाल के हम प्रूव कर देते हैं, पेपर में गए ना करके दिखाओ, तो ऐसे करके दिखा देना। X मान लेना ऑक्सीडेशन जो नंबर है इसका, आपका X मान लेना, ऑक्सीडेशन स्टेट X मान लेना हाइड्रोजन की,
और 2 हैं तो 2x, या ऑक्सीजन को x मान के 2xCl है। O3 होता, मान लो ओजोन होता तो x मान लेना बेटा, एंड सो ऑन स्टेप से आप x मान के निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? अब उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है मोनोएटॉमिक आयंस का इज इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। अगर कोई मोनो एटॉमिक आयन, अकेला एटम, अकेला कॉम्बिनेशन नहीं, अकेला है, जैसे पोटेशियम है तो पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, ग्रुप 1 एलिमेंट है। कैल्शियम ग्रुप 2 एलिमेंट है, इसके ऊपर +2 चार्ज होता है क्योंकि इट कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन इजिली, है ना, टू बिकम द ग्रुप 18 लाइक स्टेबलाइज हो जाता है ये। ग्रुप 1 वाले 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके, ग्रुप 13 वाले 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करके, ग्रुप जैसे एल्यूमिनियम है 13 एटॉमिक नंबर होता है, 3 इलेक्ट्रॉन अगर लॉस कर दे तो 10 नियोन जैसा ग्रुप 18 जैसा हो जाएगा, तो +3 चार्ज इसके ऊपर होता है। तो कुछ चीजें तो बेटा बड़ी बेसिक है ना, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, वैसे ही याद हो जाती है हमें कि ये +1 क्यों हुआ ग्रुप 1 के ऊपर, ग्रुप 2 पे +2 क्यों होता है, ग्रुप 13 पे +3 हम क्यों लिख रहे हैं, तो बड़ी बेसिक सी बात है बेटा। ठीक हो गया ना? चलो अगला रूल, फ्लोरीन के बारे में आप जानते हैं, ग्रुप 17 एलिमेंट है बेटा। तो 17 वाले क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जैसे फ्लोरीन का 9 है एटॉमिक नंबर, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा बेटा, तो 9 + 1 क्या हो गया 10, नियोन जैसा हो गया ना, ग्रुप 18 जैसा। तो फ्लोरीन क्या करता है, इसका ऑक्सीडेशन जो नंबर होता है 1 होता है इन ऑल दी कंपाउंड, बिकॉज इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्योंकि इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई एलिमेंट है ही नहीं ना पीरियोडिक टेबल में, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा ही -1 होता है, ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे बेटा। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H एटम का अलग अलग हो सकता है। अगर H एटम को आप किसके साथ अटैच कर दें, नॉन मेटल्स के साथ, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच कर दें, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन के साथ H को अटैच कर दें, तो क्या करेंगे, वो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन दोनों को ले जाएंगे ना बेटा, H तो एक ही बॉन्ड बनाता है। तो जैसे हमने पीछे भी आपको बताया था, दोनों इलेक्ट्रॉन ले गए, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन ले गए, जैसे H है इसको अटैच आपने F के साथ कर दिया, जैसे अभी आपको सिखाया था, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड के F ले जाएगा बेटा, तो F के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज ही आएगा, अभी तो हमने ऊपर बताया, तो H के ऊपर क्या आ जाएगा +1, F के ऊपर -1। क्लियर हो गया ना? जैसे आपने ये देखा एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमने ले लिया, देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये नहीं कहने का मतलब क्या है, H से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ले लें, H को नॉन मेटल के साथ अटैच कर दे तो ऐसा होगा। अगर H को अटैच कर दे मेटल के साथ, जैसे सोडियम के साथ सोडियम हाइड्राइड आप ले लें, तो उनके ऊपर -1 आए, कैल्शियम हाइड्राइड ले लें तो इसके ऊपर -1 चार्ज आएगा। कुछ आगे बेटा बात समझ, देखो NaH लिख दिया बेटा, मान लीजिए मैंने NaH लिख दिया, तो क्या होगा, पीरियोडिक टेबल में देखें तो सबसे पहले तो H आता है ना बेटा, हाइड्रोजन के नीचे लिथियम, के नीचे सोडियम, सोडियम का साइज बड़ा है, तो कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जल्दी से लूज करेगा सोडियम, तो दोनों इलेक्ट्रॉन बेटा कौन अपनी तरफ ले जाएगा, हाइड्रोजन ले जाएगा अपनी तरफ, तो H के ऊपर -1 चार्ज आएगा, सोडियम के ऊपर क्या आएगा +1। तो H जब अटैच होता है एक्टिव मेटल के साथ, लाइक द सोडियम पोटेशियम, आपके ग्रुप 2 वाले हो गए, तो हमेशा ही H के ऊपर -1 चार्ज आता है। क्लियर हो गया? उसके बाद देखो ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज आता है, सिर्फ फ्लोरीन के साथ अटैच हो तो नहीं आएगा, ऑक्सीजन हमेशा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, नेगेटिव, ध्यान रखें, एक्सेप्ट फ्लोरीन, क्योंकि O अगर F के साथ अटैच हो गया तो क्या हो गया, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो F के ऊपर ही आएगा नेगेटिव, O के ऊपर तो अंडरस्टूड है, फिर प्लस ही आना होगा। तो बोलो ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ किसके साथ दिखाएगा, फ्लोरीन के साथ, बिकॉज फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन के साथ तो सभी एलिमेंट ही पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे। अब ऑक्सीजन नंबर 2 पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आफ्टर फ्लोरीन। नंबर 2 पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है बेटा पूरी पीरियोडिक टेबल में, बताओ कौन है, ऑक्सीजन ही तो है। तो ऑक्सीजन -2 चार्ज दिखाता, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है ना बेटा, 8 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, हो गया नियोन जैसा, ग्रुप 18 जैसा, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके इसलिए -2 आ गया, बेसिक सी बात है बेटा ये तो। क्लियर हो गया? लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पे ऑक्सीजन स्ट्रक्चर के आधार के ऊपर -2 की बजाय -1 भी दिखा दे, परोक्साइड्स के अंदर दिखाता है बेटा वो। अब इसकी एक्सेप्शन देखो क्या क्या बनी, आमतौर पे ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, लेकिन ऑक्सीजन अगर अटैच हो जाए फ्लोरीन के साथ तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। कैसे दिखाता है बेटा, पॉजिटिव, जैसे OF2 O2F2। अब देखो OF2 में अगर आप देखें तो यहाँ पे फ्लोरीन ऑक्सीजन को अगर आपने X मान लिया बेटा, है ना, X मान लिया, फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है, 2 है, तो -2 हो गया बेटा इजिकल टू 0, तो X क्या आ गया, +2 आ गया, देखो मैंने +2 लिखा बेटा। यहाँ पे देखो अगर ऑक्सीजन को हम X मान ले, 2 है ना बेटा ऑक्सीजन, तो इसलिए हमने 2X मान लिया, यहाँ पे मान लिया ना बेटा 2X, फ्लोरीन 2 है तो -2 इजिकल टू न्यूट्रल स्पीसीज इक्वल टू 0, बेटा क्या आ गया X की वैल्यू आ गई ना +1। तो ये रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, जो OF2 है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकली +2, O2F2 में क्या निकली बेटा +1, आई ना पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये एग्जाम्पल काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं।
अब जैसे ऑक्सीजन की -1 आती है, ऑक्सीडेशन स्टेट किन में आती है बेटा? पेरोक्साइड के अंदर आती है। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड बुक लाइक स्ट्रक्चर आपने पढ़ी होगी, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर बोलते थे ना बेटा। देखो ये H, ये O, ये O और ये इसकी स्ट्रक्चर होती है बेटा। इसमें ऐसा दिखा देते हैं, एक एच को देखो बेटा नीचे दिखा देते हैं, देखो ऐसे, देखो ऐसे ओपन बुक लाइक, इस एच को थोड़ा ऊपर दिखा देते हैं। एक्चुअल स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं, देखो एक्चुअल भी अगर मैं आपको दिखा दूं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, एक ऐसे और एक ऐसे, ये तो जो बुक की बेटा मोटाई होगी बीच में है ना, और ये एक पेज इधर खुल के हो गया और एक पेज इधर हो गया, इसलिए इसको ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। अब देखो डेफिनेशन देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की क्या थी, बताओ बेटा क्या थी? इस O और O के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये तो सेम एटम के बीच में है, तो इस दोनों भी, किसी भी ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा एक दूसरे की वजह से। लेकिन अगर इधर देखें O और H के बीच, बोलो कौन इलेक्ट्रॉन एक्टिव? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इधर इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, देखो इधर, तो O के ऊपर माइनस चार्ज आएगा और इसके ऊपर +1। इसी टाइप से ये ऑक्सीजन भी क्या करेगी? OH के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ छीनेगी, इस ऑक्सीजन के ऊपर -1 और H के ऊपर आ गया बेटा +1। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में दोनों की दोनों ऑक्सीजन, उसके ऊपर -1 चार्ज होता है, जैसे अभी हमने सीखा स्ट्रक्चर के आधार के ऊपर हमने सीखा। अगर वैसे निकालते तो वैसे भी आप निकाल सकते हो, H2O2 के अंदर भी आप निकाल सकते हो बेटा, अगर आप निकालना चाहते तो। बेटा कैसे निकालते हैं बोलो? H2O2 है, H2O2 देखो H2O2, जैसे इसकी निकाल के दिखा देता हूं, देखो H2 की जगह सोडियम आ गई। तो अगर मान लीजिए आपको ऑक्सीजन की निकालनी होती है, सोडियम के ऊपर तो +1 चार्ज है, तो +2 हो गया बेटा, इसको तो x मानेंगे तो 2x हो गया बेटा, इक्वल टू 0 हो गया। बोलो कितना आंसर आएगा x का? -1 आएगा। समझ गया मेरी बात? चलो अगला एग्जांपल। अगर दो, एक ऐसा कंपाउंड बन गया है जो मेटल और नॉन मेटल के मिलाने से बना हो, जैसे NaCl ऐसे बन गया, तो जो मेटल होगा उसके ऊपर क्या आएगा? उसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। मेटल की हमेशा बेटा कैसी होगी? पॉजिटिव। और नॉन मेटल की बेटा हमेशा कैसी होगी? नॉन मेटल की नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। क्लियर हो गया? जैसे NaCl, Na आपके ग्रुप 1 एलिमेंट है तो इसके ऊपर +1 चार्ज आएगा, और Cl आपके नॉन मेटल है तो इसके ऊपर क्या आएगा बेटा? -1 चार्ज आ जाएगा। ग्रुप 1 एलिमेंट था, सोडियम एटॉमिक नंबर 11 है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा बेटा, है ना। और Cl ग्रुप 17 का एलिमेंट है, 17 एटॉमिक नंबर भी है इसका, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया 18 हो गया, आर्गन जैसा। सोडियम 11 एटॉमिक नंबर था, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, नियोन जैसा हो गया। तो इसलिए +1 और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, +1 सोडियम की और -1 Cl की होगी। सिमिलरली अगर इसी बात को घुमा के कहें, दो एटम अटैच हैं, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्या होगा? सेम यही बात, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मोर इलेक्ट्रॉन सॉरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, इसलिए उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। क्लियर हो गया ना बेटा? जैसे HCl में, Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो Cl के ऊपर -1 चार्ज, और H के ऊपर बेटा क्या आ गया? +1 चार्ज आ गया। अब अगला जो रूल आता है इसका बेटा, हमने क्या सीखा था? जो एल्जेब्रिक सम होता है, सारे ऑक्सीडेशन नंबर अभी हमने लिखा था ना, x प्लस समथिंग समथिंग करके, कभी हम 0 लिख देते हैं। वो 0 कब लिखते हैं? इफ द गिवन मोलिक्यूल इज न्यूट्रल। अगर गिवन मोलिक्यूल न्यूट्रल है तो हम इक्वल टू में आगे क्या लिखते हैं बेटा? ओवरऑल चार्ज हम क्या लिखते हैं? दैट इज 0। अगर वो कोई आयनिक स्पीसी है तो वो चार्ज लिख देंगे, जैसे यहाँ पे देखें K4FeCN6 है बेटा, तो ये तो एक न्यूट्रल स्पीसी है, तो आयरन को मान लीजिए हमने x मान लिया, Cn के ऊपर -1 चार्ज होता है, पोटाशियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, अभी पीछे भी बताया था, तो इक्वल टू हम 0 लिखेंगे बेटा, देखो ऐसे। तो पोटाशियम +1 4 है तो +4, आयरन को x माना, Cn के ऊपर -1 है 6 है तो -6 इज इक्वल टू 0 लिखा बेटा, लिखा ना हमने इक्वल टू 0, क्योंकि न्यूट्रल स्पीसी है, ये न्यूट्रल मोलिक्यूल है, तो x की वैल्यू 2 आ गई। इसके ऑपोजिट अगर कोई कॉम्प्लेक्स आयन होता हमारे पास बेटा, क्या होता? कोई कॉम्प्लेक्स आयन, तो हमेशा जो इक्वल टू लिखते हैं, इक्वल टू में हम क्या लिखेंगे? चार्ज, जो उसके ऊपर चार्ज है। जैसे FeCN6 4 माइनस है बेटा, तो आयरन को उसी टाइप से हमने x मान लिया, और Cl के ऊपर Cn के ऊपर क्या होता है? -1 चार्ज। अब देखो हमने इसको x माना, तो x माइनस में 6 इजिकल टू, देखो -4 लिखा, क्योंकि ये आयनिक स्पीसी है, आपकी कॉम्प्लेक्स आयन है, तो x इजिकल टू +2 आंसर आ गया बेटा। तो ये बातें बड़ी बेसिक सी होती है, हमें ध्यान रखनी होती है। अब हम वो बातें आपको बता रहे हैं जो हमने कहा था, जो ऑक्सीडेशन नंबर कुछ स्पीसीज का हमें बेटा याद रखना चाहिए। क्लियर हो गया ना? तो आप याद रखेंगे। जैसे हाइड्रोजन के ऊपर बेटा कितना चार्ज होता है? ग्रुप 1 एलिमेंट हो गया हाइड्रोजन, +1। सोडियम के ऊपर जनरली +1 होता है ना। हाइड्रोजन के ऊपर +1, कई बार -1 भी होता है, वो तो हमने पीछे सिखा दिया कि हाइड्रोजन के ऊपर +1 कब होता है और -1 कब होता है। व्हेन इट इज अटैच विद, बोलो किसके साथ? नॉन मेटल के साथ अटैच होता है हाइड्रोजन तो +1, अगर मेटल के साथ अटैच हो तो -1। आमतौर पे +1 वाले हम
देखने में आते हैं। अमोनियम के ऊपर भी +1 चार्ज होता है, कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है बेटा। ये मत सोचना कि अकेले कैल्शियम के ऊपर, देखो मैं फिर बता देता हूं, ध्यान रखना। अगर पेपर में ये पूछ लेना व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम, तो आंसर 0 लिखना बेटा, 0। क्यों लिखना? देखो कैल्शियम को x मान लो, कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल टू 0। आंसर क्या है बेटा? 0। ये जो हम बता रहे हैं ना बेटा, जो चार्ज है कब है? व्हेन इट इज प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। जब कैल्शियम अकेला है तो कोई चार्ज नहीं है। जब कैल्शियम किसी के साथ बॉन्डिंग कर गया, कैल्शियम क्लोराइड बन गया, कैल्शियम सल्फेट बन गया, ये बातें तब की हैं जो हम ये बता रहे हैं। कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है। अकेला एटम है कैल्शियम का, अकेला एटम, तो उसके ऊपर 0 चार्ज होता है। अकेला सोडियम है, 0 चार्ज होता है। जब वो किसी के साथ बॉन्डिंग कर लेता है तो उसके बाद की बातें हम यहाँ पे बेटा आपको बता रहे हैं। क्लियर होगी ना बेटा बात समझ में? जो भी हम ये चार्ज बता रहे हैं ना, कब की बातें हैं ये? जब उसने किसी के साथ लिंकेज कर ली, किसी के साथ बॉन्ड बना लिया, वट एवर में बी द नेचर ऑफ द बॉन्ड। ठीक हो गया? एल्यूमिनियम +3, देखो मैंने लिखा है यहाँ पे Al +3 के ऊपर कितना चार्ज है? +3 चार्ज है। अकेला Al लिख दूं तो x = 0 है। क्लियर हो गया ना बेटा? अब जैसे ग्रुप 17 एलिमेंट होते हैं, जब वो किसी के साथ बॉन्ड बना लेते हैं तो बॉन्ड बनाने के बाद फ्लोरीन के ऊपर होता है -1, Cl, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके ऊपर -1 चार्ज होता है आमतौर पे। अगर डिपेंडिंग अपॉन द नेबरिंग एटम का नेचर बदल दें तो वो भी बदल सकता है, वो एक अलग बात, वो रूल सारे हम बता रहे हैं। अभी हमने पढ़ा था ना बेटा K4FeCN6 के अंदर देखो साइनाइड है तो -1 चार्ज होता है इसके ऊपर, ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। अब -1 वाले और कौन है? NO3 नाइट्रेट कहलाता है, NO2 नाइट्राइट कहलाता है, HCO3 बाइकार्बोनेट आयन कहलाता है। -1 चार्ज होता है बेटा इन सभी के ऊपर, याद रखेंगे आप। अब -2 वाले CO3 2- कार्बोनेट आयन कहलाता है। C2O4 2- चार्ज होता है, ऑक्सलेट आयन कहलाता है। SO4 के ऊपर 2- सल्फेट आयन कहलाता है। SO3 के ऊपर भी 2- चार्ज सल्फाइट आयन कहलाता है, सल्फाइट, SULPHITE, सल्फाइट आयन। अगला जो है ना बेटा S के ऊपर 2- चार्ज होता है, ये सल्फाइड, SULPH, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती है ना H2S गैस लैब के अंदर रखी होती है, जो हम बनाते हैं आपके। क्लियर हो गई बेटा बात समझ में आ गई? तो वो H2S गैस होती है। ठीक हो गया? अब ये है थायोसल्फेट आयन, S2O3 के ऊपर भी -2 चार्ज होता है। थायोसल्फेट आयन ओवरऑल के ऊपर -2 चार्ज, तो ये -2 वाले देखे बेटा। अब -3 वाले फास्फेट आयन बोलते हैं, PO4 को क्या बोलते हैं? फास्फेट आयन, -3 चार्ज होता है। BO3 को बोरेट आयन बोलते हैं, इसके ऊपर भी -3 चार्ज होता है। -3 होता है बेटा, ये गलती से लिखा गया, -3 चार्ज। क्लियर हो गया बेटा? अब सिलिकेट आयन SiO4 के ऊपर 4- चार्ज, सिलिकेट आयन, जो सिलिकेट्स पढ़ते हैं। अब ये कुछ न्यूट्रल स्पीसी होती है, वाटर, कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, इथाइलिन डायमीन, अमोनिया, ये आपकी न्यूट्रल स्पीसी होती है बेटा। क्लियर हो गया? इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो ये बेटा आप बातें ध्यान रखेंगे। राइट डाउन द फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इसको कुछ कंपाउंडों के फार्मूले लिख के दिखाएं। बोलो बेटा कैसे लिखेंगे? अभी जो बातें सिखाई उसके आधार के ऊपर बेटा ध्यान से देखना। देखो ये फार्मूला क्यों बना, देखो अभी बताते हैं बेटा क्यों बना। देखो देखो मरकरी Hg के आगे, देखो आगे रोमन लेटर्स में 2 लिख रखा है ना बेटा, तो इसके ऊपर +2 चार्ज था बेटा। आगे क्लोराइड लिख रखा है, अभी हमने सीखा इसके ऊपर -1 चार्ज होता है। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे बेटा। कैसे बना? Hg, चार्ज नहीं लाना बेटा, -+7 नहीं लेके आना, सिर्फ मैग्नीट्यूड। यहाँ पे Hg तो 1 हो गए बेटा, देखो इधर मल्टीप्लाई किया, और ये 2 उधर गया तो Cl बेटा कितने हो गए? ये 2 हो गए। बन गया ना फार्मूला HgCl2। ऐसे बनाना है सबका। अब नेक्स्ट का देखो निकल सल्फेट, बिल्कुल ऐसे ही बनाओ बेटा। देखो Na, बोलो कितना चार्ज दे रखा है? +2। ये तो गिवन है ना बेटा ऊपर। सल्फेट अभी अभी सीखा बेटा आपने, बोलो क्या सीखा था? -2 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, क्या बन जाएगा? जल्दी बताओ। Na 2 हो गए, देखो ये इस 2 की वजह से हुए हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और ये 2 इधर आए तो क्या लिख देंगे? बोलो बेटा शाबाश। SiO4 का ट्वाइस, या
कॉमन चार्ज है ऊपर, तो कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, आप सिंपल लिख सकते हो NiSO4। एग्जाम में कई बार पजल करने के लिए ऐसे भी लिख देते हैं Ni2SO4 का ट्वाइस। और अदरवाइज जब सेम चार्ज होता है ऊपर, तो हमें कोई भी क्रॉस मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता होती नहीं, वो ऑलरेडी न्यूट्रल न्यूट्रल हो चुका होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? क्योंकि जितना चार्ज पॉजिटिव हो उतना ही नेगेटिव है। देखो क्यों, जब इसको इधर लेके आए 1, तो देखो मरकरी के ऊपर देखो +2 चार्ज था ना बेटा, Cl के ऊपर -1 था ना बेटा। जब मल्टीप्लाई किया 2 से किया तो 2 1 जा 2 हो गया ना, -2 चार्ज। यहाँ पे 1 आ गया नीचे, 2 1 जा 2 हो गया ना +2। तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। कंपाउंड ओवरऑल न्यूट्रल होता है, ये ध्यान रखना बेटा। कंपाउंड ओवरऑल न्यूट्रल होना चाहिए, जितना पॉजिटिव चार्ज हो उतना ही नेगेटिव चार्ज हो। ये बेसिक आइडिया दिमाग में आपको रखना है। तो इसी बेसिक आइडिया को दिमाग में रखते हुए हम ये फार्मूले बना रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो Ni के ऊपर +2 था, SO4 के ऊपर -2 था, तो ओवरऑल दोनों बराबर हो गए ना बेटा, जितना पॉजिटिव चार्ज जितना नेगेटिव चार्ज। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं थी, तो NiSO4 इसलिए सीधा फार्मूला लिख दिया मैंने, लेकिन करके भी आपको दिखाया, क्योंकि कई बार ऐसे भी लिखा एग्जाम में पाया गया है। अब अगले को देखो बेटा, टिन ऑक्साइड। अब ये भी बेटा क्यों लिखा, देखो SN टिन, ये +2 चार्ज दे दिया बेटा लिख के, सॉरी 4 दे दिया, +4 देखो, एस रोमन लेटर्स में 4 है। O के ऊपर बेटा -2 हो गया, हो गया ना -2। अब क्या करें बेटा बताओ, जल्दी बताओ अब क्या करें। अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, टिन के ऊपर +4 चार्ज हो गया, तो क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या बनेगा, SN तो 2 हो गए, और O बेटा कितने हो गए, O4 हो गए। अगर नॉर्मलाइज फॉर्म में लिखें, कॉमन फैक्टर निकाल दो 2, तो बेटा क्या बन गया, SnO2। क्या बन गया बेटा, SnO2। क्लियर हो गया ना बेटा। एम्पेरिकल फार्मूला लिख रहे हैं हम इधर, बोलो क्या लिख रहे हैं, एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज कॉमन निकल सकती है तो निकाल दें, तो वो कहलाता है एम्पेरिकल फार्मूला। तो ये एम्पेरिकल फार्मूला बन गया बेटा। अब नेक्स्ट देखें बेटा, थैलियम सल्फेट Tl, कितना चार्ज दे रखा बेटा, +1। SO4 के ऊपर बेटा कितना चार्ज होता है बताओ, -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये 2 इधर और 1 इधर, तो थैलियम को 2 से किया, Tl2SO4। क्लियर हो गया बेटा, समझ में आ गई। नेक्स्ट है आयरन सल्फेट। चलो मैं दिखाता नहीं, पहले आंसर आप करके दिखाएं आयरन सल्फेट का। आयरन है बेटा, कितना चार्ज दे रखा है, +3। और सल्फेट के ऊपर बेटा कितना दे रखा है बताओ शाबाश जल्दी से, SO4 के ऊपर -2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे बेटा, इधर ये 2 इधर आ जाएगा ना बेटा, ये वाला 2 नीचे, तो Fe2 हो गया। और ये बेटा इधर आ जाएगा, तो बोलो बेटा क्या आंसर बनेगा, Fe2 हो जाएगा। और SO4 बेटा कितने हो जाएंगे, 3, थ्राइस Fe2SO4 का थ्राइस। क्लियर हो गया ना बेटा। चलो एक और करके दिखाएं, क्रोमियम ऑक्साइड लास्ट वाला बेटा। देखो ये क्रोमियम हो गया, कितना चार्ज दे रखा है बेटा, +3। ऑक्सीजन के ऊपर बेटा कितना चार्ज होता है, -2। अब क्या करें, 2 को इधर मल्टीप्लाई करें, 3 को इधर ले आए बेटा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Cr2 और O3। अब देखो क्यों किया, फिर लास्ट में सिखा रहा हूं। क्रोमियम के ऊपर बेटा कितना चार्ज था, +3। ऑक्सीजन के ऊपर कितना था, -2। टोटल नेगेटिव चार्ज देखें, 2 3 जा 6, टोटल नेगेटिव चार्ज 6। इधर 3 2 जा 6, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है बेटा, +6। ओवरऑल स्पीसी क्या है, न्यूट्रल। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज। बेटा ये चीज लास्ट में अपने आप ही चेक कर लिया करें, कभी आपसे गलती से तो कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त कुछ गलती तो नहीं हो गई। तो जितना पॉजिटिव चार्ज हो उतना ही क्या रहना चाहिए, नेगेटिव चार्ज। कंपाउंड शुड बी ओवरऑल न्यूट्रल। क्लियर हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया बेटा लास्ट वाला, समझ गए। चलो प्रोसीजर क्या था फॉर द कैलकुलेशन ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे अभी हमने सीखा। देखो सबसे पहले तो बेटा आपने क्या किया था, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल। आप फार्मूला लिख देते हैं, और फिर उनके बीच में कुछ स्पेस छोड़ देते हैं, जैसे फार्मूला लिखा। उसके बाद आप क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर लिख देते हैं। देखो फार्मूला लिख दिया बेटा, और उसके बाद उनका ऑक्सीडेशन नंबर जिसका निकालना उसको एक्स मान लेते हैं। तो राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑन द टॉप। हर एक का ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ पे लिखते हैं, ऑन द टॉप, सबके टॉप के ऊपर लिखते हैं। जैसे आयरन का एक्स मान लिया तो एक्स लिख दिया, साइनाइड का -1 होता है, पोटाशियम का +1 होता है, लिख दिया ऐसे नीचे। आयरन को हमने एक्स मान लिया बेटा, और CN के ऊपर -1 चार्ज होता है, ऐसे टॉप के ऊपर लिख देते हैं। तो राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑन द टॉप ऑफ ईच एटम।
राइट एक्स ऑन द एटम हुज ऑक्सीडेशन नंबर हैज टू बी कैलकुलेटेड। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो उसके ऊपर एक्स लिख देते हैं, उसको एक्स मान लेते हैं बेटा, लिख दिया हमने एक्स। उसके बाद क्या करते हैं, देखो बड़ी सिंपल सी चीज, बिलो द फॉर्मूला राइट डाउन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। हर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हम लिख देते हैं, मल्टीप्लाई द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम विद द नंबर ऑफ एटम। जैसे हमने क्या किया यहाँ पे, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है पोटेशियम का, 1 है, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, किया ना, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 तभी तो A+4 आया। आयरन 1 ही था, 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स तभी तो एक्स आया। साइनाइड 6 है, 6 मल्टीप्लाइड बाय -1 तभी तो -6 आया। तो ये हमने ऊपर बताया है कि जो भी ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है, जैसे CN के ऊपर -1 लिखा है, इसको मल्टीप्लाई करें नंबर ऑफ एटम के साथ। तो मल्टीप्लाई द ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे -1 था साइनाइड का, ऑफ ईच एटम विद द, बोलो किससे, नंबर ऑफ द एटम ऑफ दैट काइंड, जो उसके हैं। तो -1 और CN के एटम, CN कितने हैं, 6 हैं, तो इसलिए 6 से मल्टीप्लाई किया, -1 मल्टीप्लाइड बाय 6, तभी ये -6 यहाँ पे आ गया। क्लियर हो गया बेटा। उसके बाद हम क्या करते हैं, पुट द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू 0। अगर कोई न्यूट्रल मोलिक्यूल है, जैसे हमारा मोलिक्यूल तो बेटा ये ऊपर वाला तो न्यूट्रल है, और इक्वल टू द चार्ज, अगर वो कॉम्प्लेक्स आयन है, जैसे नीचे वाला हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है, तो उसके आगे हम क्या लिख देंगे, चार्ज। क्लियर हो गया ना बेटा। तो देखो ये हमने इक्वल टू, देखो हमने चार्ज लिखा, देखो -4 लिख दिया था यहाँ पे, और ये हमारा आंसर आ गया। तो दैट इज द प्रोसीजर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर, जो पीछे हमने सीख लिया था, और यहाँ पे आपको पॉइंट बाय पॉइंट भी बता दिया गया है। आगे बेटा समझ में आ गई बात। चलो अब हमारी अगली टर्म आ जाती है, उसे कहते हैं वैलेंसी। इसके ऊपर आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, वो तो हम देखेंगे अपने अगले सेशन में, लेकिन थोड़ा बहुत अभी भी देख लेते हैं। वैलेंसी का मतलब क्या है, हर एटम के अंदर एक क्षमता होती है कि मैं इतने बॉन्ड बना लूं, तो उसकी जो बॉन्ड फॉर्मेशन कैपेसिटी होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन कैपेसिटी, द बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। वो उसकी वैलेंसी कहलाती है बेटा। उसकी क्या कहलाती है, वो उसकी कहलाती है वैलेंसी। क्लियर हो गया, आगे ना बात समझ में। अब उसके लिए हमें देखनी होती है हर एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन, तभी तो हम देख पाएंगे उसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही तो वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, उतनी ही तो उसकी वैलेंसी बनेगी। कई बार लोन पेयर की हेल्प से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, तो वो भी उसकी वैलेंसी में काउंट हो जाता है। क्लियर होगी ना बेटा बात। अब देखो ग्रुप 13 के एलिमेंट कौन है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 14 के क्या है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें बोरॉन की, तो बोलो 1s2 2s2 2p1 एंड सो ऑन, सभी में एक एक नंबर बढ़ता चला जाएगा। तो बोरॉन की अगर हम देखें, देखो अब थोड़ा सा और अच्छे से, ऐसे कार्बन की देखें 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1, सभी में एक एक नंबर बढ़ा देंगे। अब हमने ये डायग्राम ऊपर बना दिया बेटा, बोलो किसका बनाया है, 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1 मींस बोरॉन का है बेटा। ये बोरॉन कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है बेटा इसमें, 1। अब ये एक जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये जंप भी तो कर सकता है, ये यहाँ पे भी तो आ सकता है, जंप कर जाएगा, तो 3 अनपेड हो जाएंगे, तो इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 3 बॉन्ड बना पाएगा, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन तो एक बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल थे इसलिए ये यहाँ पे अनपेड हो सकता है, तो इसलिए अपने बॉन्ड बना लेगा। अब नीचे देखो इसी के आधार पे ग्रुप 13, देखो जैसे मैंने बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन लिखी पहले एलिमेंट की, और एक्साइटेड स्टेट में लिख दिया, देखो एक इलेक्ट्रॉन को आगे जंप करा दिया, देखो जैसे मैं बता रहा था। तो 2s में एक इलेक्ट्रॉन रह गया, 2p में देखो 2 हो गए ना बेटा। और ग्रुप नंबर 14 में 2s2 2p2 था ना बेटा, इसी टाइप से 2s2 2p2 था, एस वाला एक इलेक्ट्रॉन आगे जंप करा दिया बेटा, देखो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बोलो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं ग्रुप 13 में, बताओ शाबाश, बोरॉन के अंदर 3 अनपेड है ना, तो बोलो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 3 हो गए, वैलेंसी 3 होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन कैपेसिटी 3। लॉन पेयर कोई बचा ही नहीं, कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है वैलेंशियल में, नहीं है, तो लॉन पेयर ही 0। ऐसे ग्रुप 14 में बताओ 4 अनपेड दिख रहे हैं ना बेटा, ये 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो वैलेंसी 4, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, लॉन पेयर कोई है नहीं। क्लियर हो गई ना बेटा बात समझ में, वैलेंसी शब्द का मतलब समझ में आ गया। द बॉन्ड फॉर्मेशन कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। जैसे ग्रुप 13 की वैलेंसी 3 है, नॉर्मल वैलेंसी 3, वो कम ज्यादा भी हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द एलिमेंट, और फैक्टर भी दूसरे इफेक्ट करते हैं। ग्रुप 14 में कार्बन की वैलेंसी, नॉर्मल वैलेंसी 4 होती है आफ्टर द एक्साइटेशन, एक्साइटेड स्टेट के अंदर, ये हमने एक्सप्लेन की बेटा। ठीक हो गया। अब देखो, अब हम देखेंगे डिफरेंस कि ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी में क्या डिफरेंस होता है। अब हमारा अगला टॉपिक आ जाता अबाउट देयर डिफरेंस। पहला डिफरेंस तो बेटा डेफिनेशन ही होगी, द चार्ज अपीयर्स, मैंने बताया था ना, द चार्ज अपीयर्स ऑन द सेंट्रल एटम व्हेन ऑल द नेबरिंग एटम्स आर रिमूव्ड फार अवे देयर विसिनिटी। जैसे H और Cl के बीच बॉन्ड था बेटा, बताया था ना, H और Cl के बीच बॉन्ड था,
एच और एफ के बीच मान लीजिए बॉन्ड था, एफ दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, इसकी एच से दूर चला गया, देखो बेटा इतनी दूर चला गया, दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया, अपना भी एच का भी, इसके ऊपर -1 चार्ज आ गया, एच के ऊपर +1 रह गया। तो जो चार्ज अपीयर हुआ किसी भी एटम के ऊपर जब वो अपने पड़ोसी एटम से दूर चला गया, कहने का मतलब पड़ोसी एटम उसके एरिया से काफी दूर चले गए, तो पड़ोसियों के दूर जाने के बाद उसके ऊपर कितना आ गया चार्ज, दैट कॉल्ड देयर ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक हो गया बेटा। अब बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड देयर वैलेंसी, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन हमें देखने होते हैं, और अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड में देखे कितने एच अटैच हो गए, क्योंकि मोनोवेलेंट है, एक हाइड्रोजन तो एक बॉन्ड बनाता है, कितने एच अटैच हो गए, एच वो उसकी वैलेंसी है, ओ दो बॉन्ड बनाता है, जितने ओ अटैच हो गए उसके दुगने कर दो तो वो उसकी वैलेंसी है, क्योंकि एक ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है। तो किसी कंपाउंड के अंदर हमें देखना होता है, ये अलग अलग तरीके होते हैं। कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी का पता चल जाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है तो वो भी देख लो, तो वैलेंसी का पता चल जाएगा। एच अगर मोलिक्यूल सामने लिखा दिख गया, मान लीजिए H2O लिख दिया, मान लीजिए मैंने H2O लिख दिया, देखो मैंने H2O लिख दिया बेटा, मैं ऑक्सीजन की वैलेंसी जानना चाहता हूँ। तो O से कितने H अटैच हैं, दो, एक H एक बॉन्ड बनाता है, दो H तो दो बॉन्ड, तो दो H अटैच हुए होंगे ना ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी दो है यहाँ पे। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है H2O में, दो है, बिकॉज द नंबर ऑफ H एटम अटैच हियर आर दी टू, वो दो है। क्लियर हो गई बेटा बात, आगे समझ में या नहीं आई? चलो ठीक है बेटा। उसके बाद जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर हो गया, हमने अभी आपको निकालना सिखाया है यहाँ पे, जैसे एच के ऊपर +1 चार्ज आ गया, एफ के ऊपर -1 आ गया। वैलेंसी के वैलेंसी जो होती है वो एक नंबर होती है, वो कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हम कभी नहीं लगाते। जैसे वैलेंसी ऑक्सीजन की मैंने H2O में बताई, जैसे दो है, हाइड्रोजन की वैलेंसी जैसे एक है। क्लियर हो गया, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, तो उसकी वैलेंसी है, बॉन्ड फॉर्मेशन कैपेसिटी, उसमें कभी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज साथ नहीं लगाते, इट इज जस्ट ए नंबर। आपका ऑक्सीडेशन नंबर इट कैन बी जीरो, वो जीरो भी हो सकता है। वैलेंसी कभी जीरो नहीं होती एक्सेप्ट ग्रुप 18, ग्रुप 18 की जीरो जरूर होती है, क्योंकि ग्रुप 18 एलिमेंट फुलफिल्ड कॉन्जुगेशन होती है, वो कोई बॉन्ड ही नहीं बनाते, बॉन्ड नहीं बनाते तो जीरो वैलेंट एलिमेंट कहलाते, जीरो वैलेंट गैसेस भी कहते हैं ग्रुप 18 एलिमेंट को, इसलिए उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई देगा, सो दे आर दी जीरो वैलेंट गैसेस। तो आपने देखा ना बेटा, जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने इधर हीलियम लिख दूं, एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो अगर मैं इसकी कॉन्जुगेशन आपके लिए यहाँ पे लिखूंगा तो 1s2, अगर इसकी कॉन्जुगेशन मैं ओपन फॉर्म में आपके लिए लिख के दिखाऊं तो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन हो गए, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं, इट कैन नॉट फॉर्म एनी बॉन्ड, जीरो वैलेंसी, जीरो वैलेंट गैसेस कहलाते हैं। तो एक्सेप्ट ग्रुप 18, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा एक्सेप्ट ग्रुप 18 बेटा, अदरवाइज वैलेंसी कभी भी जीरो नहीं होती, ग्रुप 18 को छोड़ के हर किसी की कोई ना कोई वैलेंसी होती है। ऑक्सीडेशन नंबर इट कैन ऑल्सो बी इन फ्रैक्शन, लेकिन वैलेंसी या तो बॉन्ड बनाएगा या नहीं बनाएगा, बनाएगा तो एक बनाएगा या दो बनाएगा, जो भी बनाएगा, मतलब फ्रैक्शन में नहीं होती, इट ऑलवेज ए होल नंबर, वैलेंसी होल नंबर होती है। ऑक्सीडेशन नंबर इट कैन ऑल्सो बी इन फ्रैक्शन। आपने देखा होगा ऑक्सीडेशन नंबर जब हम निकालते थे, हम एवरेज लेते थे, ऑक्सीडेशन स्टेट्स का एवरेज इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन नंबर। उसके बाद देखो ऑक्सीडेशन जो नंबर होता है बेटा किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट का अगर सेम कंपाउंड के अंदर भी आपका अलग अलग हो जाता है, कई बार अलग अलग कंपाउंड में तो अलग हो ही सकता है, सेम कंपाउंड में भी कई बार अलग हो जाता है, जैसे अमोनियम नाइट्रेट में देखा था, अमोनियम नाइट्रेट में अमोनियम के अंदर जो नाइट्रोजन थी उसकी वैलेंसी अलग थी, और सॉरी उसका ऑक्सीडेशन नंबर अलग था, ऑक्सीडेशन स्टेट अलग थी, है ना, और दूसरे नाइट्राइट आयन की अलग थी, ऐसे। तो ऑक्सीडेशन जो नंबर निकलता है कार्बन का भी अलग अलग एटम के अंदर अलग अलग आएगा। The oxidation number of an element may be different in the different compounds. और जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज फिक्स्ड, वैलेंसी फिक्स होती है, कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, चार ही बनाएगा, वो एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, बेंजीन हो, कोई भी हो, चार बनाएगा। वो एक अलग बात, जो आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं जैसे कार्बोकेटाइन, लेकिन वो तो रिएक्टिव स्पीसीज होती है, इंटरमीडिएट होते हैं, विच आर फॉर्म ड्यूरिंग द स्पीसीज, दे आर नॉट द स्टेबल स्पीसीज, दे कैन नॉट बी आइसोलेटेड विद सम एक्सेप्शंस। तो अदरवाइज यानी जो वैलेंसी होती है वो फिक्स होती है बेटा। क्लियर हो गया ना? वो एक अलग बात, जैसे हम ये कह दें कि फास्फोरस की वैलेंसी 3 भी हो सकती, 5 भी, वो कुछ ऐसे होती है कि वो अपने उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं फास्फोरस के पास, तो वो पेड इलेक्ट्रॉन्स को अनपेड कर लेते हैं। कार्बन में भी तो बेटा हमने ऐसे ही किया था ना, भूल गए आप? देखो मैंने ये बताया था आपको, जैसे कार्बन है बेटा, अगर इसकी आप ग्राउंड स्टेट लिखे बेटा ऐसे, देखो 1s2, 2s2 और 2p2 बेटा, देखो अगर हम ऐसे लिखें
अगर हम इसकी सिर्फ ग्राउंड स्टेट को देखते तो हम क्या कहते हैं, हम यही कहते हैं ना कि पी के अंदर तो बेटा दो ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, हम यही कहते हैं, और हम कह देते हैं इसकी वैलेंसी तो दो है। फिर हमने क्या किया, जो इसके इलेक्ट्रॉन है ये आगे एक्साइट हो सकते हैं ना ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट 2p ऑर्बिटल। तो इसकी अगर हम एक्साइटेड स्टेट लिखते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन देखो यहीं पे रह गया और एक इलेक्ट्रॉन बेटा आगे जंप कर जाता है, पी के अंदर बेटा देखो जंप कर गया, यहाँ पे कर गया ना बेटा जंप। तो एक्साइटेड स्टेट वही हम बता रहे हैं, वैकेंट ऑर्बिटल अगर होता है तो ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे कैन बी अनपेयर्ड, ये अनपेयर्ड होते हैं। लेकिन ध्यान रखें बेटा, हमेशा कार्बन है ना इसी स्टेट में रहता है, 1s2 2s2 2p2 ऊपर वाली स्टेट में जो ये एक्साइटमेंट होती है ना बेटा, इट कैन अकर ओनली ओनली एंड ओनली व्हेन देयर इज एन नेबरिंग एटम अप्रोचेस टुवर्ड्स द कार्बन। ये ध्यान रखना, अगर आपसे पेपर में पूछ भी ले तो क्या अकेले कार्बन में ये हो जाता है? नो। जब कार्बन किसी के साथ बॉन्ड बनाता है तो ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन दैट पर्टिकुलर थिंग टेक्स प्लेस, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन दैट एक्साइटमेंट टेक्स प्लेस, that paired electron get unpaired during the bond formation, not before that। अकेले में नहीं होता, ये हमेशा ही बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान होता है, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया बेटा? तो ये हमने लिखा वैलेंसी फिक्स तो होती है, लेकिन कई बार हमें जो वैलेंसी है, जो आगे वर्ड आप सुनते हैं, दे कैन एक्सपेंड देयर वैलेंसी, अपनी वैलेंसी को बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? बढ़ाने का तरीका ही तो सिखाया ना। जैसे कार्बन दो ही वैलेंसी थी, इसने अपनी बढ़ा दी, चार कर दी। क्यों, कैसे बढ़ाई? क्योंकि वैकेंट 2p ऑर्बिटल होता था बेटा। क्लियर हो गई ना बातें, समझ में आ गई? ऐसे ही नाइट्रोजन तो कर नहीं सकता। अब देखो नाइट्रोजन क्यों नहीं कर सकता, आपके मान लीजिए, देखो थोड़ा मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए नाइट्रोजन 7 है बेटा, और इसकी कॉन्ग्रेगेशन में आपके सामने लिख दूं 1s2, देखो ऐसे 2s2, और बेटा 2p3 लिख दी। अब क्या हुआ बेटा, 2d तो इसमें भी नहीं है ना, सेकंड पीरियड एलिमेंट है, तो इसके अंदर तो पहले से ही दो इलेक्ट्रॉन है बेटा। और p के अंदर आप ध्यान से देखें, इसके पास तो पहले से तीन इलेक्ट्रॉन हो गए 2p3। कार्बन में तो नहीं था ऐसे, एक ऑर्बिटल खाली था। नाइट्रोजन में तो एक खाली नहीं है, इसलिए सिर्फ तीन ही बॉन्ड बनाएगा, 3 अनपेयर्ड 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। कोऑर्डिनेट जरूर बना सकता है इन लोन पेयर को यूज करते हैं, मतलब ये अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर सकता, ये 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। लेकिन अगर फास्फोरस होता इसकी जगह, जिसको हम फास्फोरस कहते हैं, फास्फोरस एटॉमिक नंबर बेटा 15, एक नंबर अगर मैं बढ़ा दूं, देखो 2s2 2p3 की जगह अगर मैं लिख दूं 3s2 3p3, और क्योंकि थर्ड पीरियड एलिमेंट आ गया बेटा ये तो इसके अंदर तो बेटा 3d भी हो जाता है। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो अब क्या होगा, जो s के अंदर बेटा दो इलेक्ट्रॉन थे, और देखो p के अंदर बेटा जो 3 इलेक्ट्रॉन थे ना बेटा यहाँ पे ऐसे। अब जो डी है ना बेटा यहाँ पे वैकेंट, जिसके अंदर ये देखो 5 ऑर्बिटल है ना ऐसे, तो अब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सकता है, तो अब इसकी हम एक्साइटेड स्टेट लिख सकते हैं फास्फोरस की। देखो एस वाला एक इलेक्ट्रॉन आगे जंप कर सकता है, लेकिन ओनली ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। इस बात को भूलना मत कि ये अपने आप ही कूद जाएंगे, अपने आप नहीं कूदते बेटा। जब फास्फोरस मान लीजिए PCl5 PCl3 बनाना है, मान लीजिए तीन ही Cl आए, तीन Cl आए, तो बेटा ये ऐसे ही रहेगा फास्फोरस ग्राउंड स्टेट में। PCl5 5 आ गए ना बेटा, अब देखो ये कूद गया, हो गया ना बेटा, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख गए आपको, एक्साइटेड स्टेट, वैलेंसी एक्सपेंड कर ली ना। एक्सपेंड का मतलब इंक्रीज कर लेना। फास्फोरस ने अपनी वैलेंसी एक्सपेंड कर ली, इंक्रीज कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि फास्फोरस के पास ये वैकेंट डी ऑर्बिटल था यहाँ पे। अब आप मेरी बात बेटा अच्छे से समझ गए होंगे कि वैलेंसी फिक्स होती है इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड, लेकिन कुछ केसेस के अंदर वैलेंसी एक्सपेंड भी हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज वैकेंट ऑर्बिटल, एंड ओनली इन प्रेजेंस ऑफ दीज इनकमिंग एटम्स। जो सराउंडिंग एटम कितने हैं उस के ऊपर भी डिपेंड करता है। नहीं तो PCl3 होता तो उसमें तो बेटा एक्साइटमेंट करने की जरूरत ही नहीं थी, वैलेंसी 3 रहती फास्फोरस की। PCl5 में जरूरत पड़ेगी जब ये 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे। क्लियर हो गया ना बेटा? चलो ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। जो ऑक्सीडेशन नंबर है किसी भी एलिमेंट का वो वेरिएबल होता है, जैसे मैंने अभी बताया ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं ना, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं वहां पे। लेकिन जो वैलेंसी होती है वो ऑलमोस्ट वेरिएबल नहीं होती। लेकिन अब जैसे मैंने अभी आपको पीछे बेटा समझा ही दिया, जैसे फास्फोरस वैलेंसी 3 भी दिखा देता है, 5 भी दिखा देता है। वैलेंसी ऑफ द नाइट्रोजन, वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन तो 3 ही होती है, या वो 4 कर लेता है। लेकिन फास्फोरस की जो वैलेंसी होती है, फास्फोरस की, वो 3 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। नाइट्रोजन की लेकिन सिर्फ 3 होती है क्योंकि 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, या 4 होती है अगर वो लोन पेयर की हेल्प से अपना बॉन्ड बना ले। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी या तो 3 होती है या 4, फास्फोरस की 3 भी हो सकती है और 5 भी, क्योंकि उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। अब ये जितने भी कम, द वैलेंसी ऑफ द नाइट्रोजन इज 3, इधर 3 और द 4, यहाँ पे बेटा 4 लिखेंगे। नाइट्रोजन की वैलेंसी या तो 3 होती है या 4 होती है। आगे जो मैंने गलती से 5 लिख दिया था ना बेटा,
वो तो ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट में और वैलेंसी में बहुत फर्क होता है, ध्यान रखना। नाइट्रोजन अपनी वैलेंसी दिखा सकता है 5, वैलेंसी 5 नहीं दिखाता। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाता बेटा, ध्यान रखना। इसमें पजलिंग मत कर लेना, बहुत फर्क होता है। जैसे N2O5 है बेटा, N2O5 का दिखाता हूं, देखो मैंने यहाँ पे x मान लिया बेटा, 2x हो गया -10 = 0। देखो इस लास्ट वाले में दिखा रहा हूं बेटा, ये जो x मान के निकाला है ये कोई और नहीं है, हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है जो इधर लिख रखी है। हम डिफरेंस ही तो देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी के बीच क्या है। तो ये जो आंसर आएगा ना बेटा, 2x - 10 = 0, x +5 जो आया, +5 क्या है, +5 बेटा इसकी वैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, वैलेंसी नहीं। वैलेंसी तो वो है जो हमने अभी कॉन्फ़िगरेशन लिख के बेटा आपको बताई, आप इस चीज को भूले ना। देखो जो मैंने अभी बताई थी, ये 1s2 2s2 और 2p3 अभी बताई थी ना बेटा आपको, 2p3। तो वैलेंस शेल को लिख के देखा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। और फास्फोरस के पास देखो बेटा कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है बेटा, 3 है। तो वैलेंसी 3 तो होगी, या इस लोन पेयर को यूज करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा तो मैक्सिमम वैलेंसी 4 हो सकती है। 5 कहां से आएगी। तो वैलेंसी देखने का तरीका अलग होता है, ऑक्सीडेशन निकालने का तरीका अलग होता है। तो बेटा पजल नहीं होना है बिल्कुल भी, अच्छे से ध्यान रखना आपको। क्लियर हो गई बात, समझ में आई कुछ या नहीं आई। देखो एक चीज और बता देता हूं, देखो ध्यान देना। देखो एक नाइट्रोजन लिखा, ये दूसरा नाइट्रोजन लिखा बेटा, स्ट्रक्चर सिखा रहा हूं थोड़ी। अब N2O5 था बेटा, N2O5 बोलो कितने हैं ऑक्सीजन है, 5 है। 2 तो इधर लिख दो और 2 बेटा इधर लिख दो, लिख दी। अब उसके बाद एक ऑक्सीजन बीच में, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। पहले एक नाइट्रोजन को देखते हैं बेटा, एक नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, देखो वैलेंसी कितनी है, बॉन्ड फॉर्मेशन कैपेसिटी देख रहे हैं हम, बॉन्ड फॉर्मेशन कैपेसिटी। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड ही बनाता है बेटा, 2 बॉन्ड तो बना लिए इधर, बना लिए ना, ऑक्सीजन के साथ 1 बॉन्ड बना लिए था। इस इसने वो 2 बॉन्ड बना लिए बेटा इधर, 1 बॉन्ड बना लिए बेटा इधर, बना लिए ना। अब क्या करें, नाइट्रोजन के पास क्या बच गया बेटा, लोन पेयर। इस नाइट्रोजन के पास क्या बच गया, लोन पेयर। इस लोन पेयर से इसने क्या बनाया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस लोन पेयर से इसने क्या बनाया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये वैलेंसी कहलाई। बोलो नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी दिखी N2O5 में। इस नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 है, 1 2 3 4 बॉन्ड बनाए, दूसरे नाइट्रोजन की 1 2 3 4 बॉन्ड बनाए। तो ये वैलेंसी है, बोलो बेटा क्या है, वैलेंसी। और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बेटा आपको सिखाया ही था, या डेफिनेशन के आधार के ऊपर भी आप बेटा बना सकते हो। देखो कैसे देख सकते हो, देखो एक नाइट्रोजन है बेटा, ये नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन ये किसी एक नाइट्रोजन को ले लो, मान लो इस नाइट्रोजन को ले लेते हैं। ये जो एक नाइट्रोजन है कितनी ऑक्सीजन से अटैच है बेटा, 1 2 3 से। इस नाइट्रोजन के देखो दोनों इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ऑक्सीजन लेके भाग गया, तो इसके ऊपर आएगा +1 चार्ज और इसके ऊपर आएगा -1 चार्ज। ये एक नाइट्रोजन का निकालना सिखा रहा हूं। ये नाइट्रोजन इसके ऊपर आ गया बेटा 1 और +1 और इसके ऊपर आ गया -1। अब 2 ऑक्सीजन है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया ऑक्सीजन अपने भी और 2 नाइट्रोजन के भी। इसके ऊपर आ गया -2 चार्ज और इस नाइट्रोजन के ऊपर आ गया +2 चार्ज। आ गया कि नहीं आ गया बेटा, बोलो जल्दी बताओ। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड था बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया। तो ये बिल्कुल आपने ठीक बताया, जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया तो इसके ऊपर आएगा -2 चार्ज और इसके ऊपर आएगा +2 चार्ज। बिल्कुल ठीक याद दिलाया आपने, ये रूल था ना बेटा, रूल है ये, कि जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, आगे भी सिखाएंगे अभी हम, आप जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के दौरान अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनर हो और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्सेप्टर हो, तो दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया ना ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के दोनों ले गया बेटा। तो इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज आएगा, नाइट्रोजन के ऊपर +2, इसलिए +2 बेटा मैंने लगाया यहाँ पे। तो इसलिए ओवरऑल अब काउंट कर लो ये बेटा, बोलो बेटा कितना आ गया, चार्ज अपीयर्स। यही तो डेफिनेशन थी, चार्ज अपीयर्स। इस नाइट्रोजन एटम के ऊपर कितना चार्ज अपीयर हो गया, जब इसके पड़ोसी जो नेबरिंग एटम आर रिमूव्ड फार अवे देयर विसिनिटी। इस नाइट्रोजन से ये ऑक्सीजन भी दूर चली गई, ये भी दूर चली गई, ये भी दूर चली गई, नाइट्रोजन बेचारा अकेला रह गया। इसके ऊपर आ गया +2 +1 +2 +5 चार्ज आ गया। वही तो देखो हमने यहाँ पे निकालना आपको 2x - 10 = 0 करके सिखाया था कि +5 चार्ज आता है, ये ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। और जितने बॉन्ड बनाए थे नाइट्रोजन ने, 4 बॉन्ड बनाए थे, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। अब आप अच्छे से, आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस बेटा, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर एक आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट है और ये एक फिजिकल रियलिटी है। ऑक्सीडेशन वैलेंसी, ये इतने बॉन्ड बनाएगा, दिख रहा है यहां से, क्लियर हो गया ना बेटा। दिख तो वो भी रहा है बॉन्ड बनाने के बाद, लेकिन आमतौर पे वैलेंसी एक सीधी टर्म है और ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग कंपाउंडों में अलग अलग होती है बेटा। तो एक अलग कॉन्सेप्ट है ये।
अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, एक्सेप्शनल केसेस देखने वाले हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने वाले। अब हम कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं, एक्सेप्शनल केसेस फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर। अब हमारा बेटा अगला टॉपिक ये आएगा। इससे पहले अभी आपको कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो, यहां तक तो बेटा मेरे से पूछ सकते हैं। पूछना बेटा किसी बच्चे को कोई डाउट? तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना अगला पोर्शन। अगला पोर्शन है हमारा कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिनके अंदर हमें ऑक्सीडेशन जो नंबर है उसको डिटरमाइन करेंगे। अगर हम डायरेक्ट देखें उन कंपाउंडों में तो ऑक्सीडेशन नंबर जो आना चाहिए वो नहीं आता। अब आप खुद ऑब्जर्व कर पाएंगे कि वो ऐसा क्यों है। देखना बेटा, देखो क्या है कि कुछ कंपाउंड ऐसे हैं, देर आर सम केसेस वेयर द सिंपल रूल्स, जो सिंपल रूल है जो एक्स मान के हम निकालते हैं, करते हैं ना बेटा, उसको एक्स मान लो, हर एक का चार्ज ऊपर लिख दो, फिर आपका आंसर आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। दैट इज नॉट एप्लीकेबल इन सम ऑफ द केसेस, मींस द सिंपल रूल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर फेल्स। कई केसेस में वो जो रूल है सिंपल हमारे फेल हो जाते हैं, तो फिर हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए केमिकल बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ता है। मतलब कंपाउंड की स्ट्रक्चर ड्रा करनी पड़ती है। कंपाउंड की स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे और उसके बाद हमें पता चल पाएगा कि उसका एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। क्लियर हो गया बेटा? आगे बात समझ में? तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। केस नंबर 1, when the given compound contain the peroxide linkage। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें, जैसे हमने पीछे बताया था ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पेरोक्साइड लिंकेज हो बिसाइड द अदर एलिमेंट ऑक्सीजन बॉन्ड। पेरोक्साइड हो, ओ और ओ के बीच में बॉन्ड हो, तो उस वक्त वाले केस हम ले रहे हैं। तो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द क्रोमियम इन CrO5, मान लीजिए इसका आप ये कह देंगे सर सीधा ना निकाल लेते हैं, निकाल दो सर इसका सीधा एक्स मान के। तो कन्वेंशनल मेथड से निकाल देते हैं सर। मान लो इसको एक्स, क्रोमियम को सर एक्स मानो, है ना, क्रोमियम को एक्स मान लेते हैं और एक्स मान के फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल लेते हैं। लेकिन बेटा अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें, अगर हम लिखें क्रोमियम की 3d5 4s1 होती है बेटा कॉन्फ़िगरेशन, होती है ना, बड़े ध्यान से देखना। अब ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम क्रोमियम का निकालना है चाहे CrO5 में एक्स मान के, तो आप कैसे निकालेंगे? क्रोमियम को तो बेटा देखो आप एक्स मान लेंगे और ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है बेटा, है ना। तो 2 5 जा 10 इजिकल टू 0, तो एक्स की वैल्यू बेटा क्या आ गई? बोलो बोलो क्या आ गई? +10। लेकिन आप बड़े ध्यान से देखें, जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है वो तो +6 ही हो सकती है, क्योंकि क्रोमियम की वैलेंस शेल के अंदर आप देखते हैं और पेनल्टीमेट शेल और वैलेंस में टोटल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि 24 में से 6 गए 18, 18 का मतलब समझते हो, आर्गन 18, ग्रुप 18 लाइक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन ही गेन कर सकता है ग्रुप 18 जैसा होने के लिए। क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 है बेटा, 6 ही लॉस कर सकता है। 6 लॉस करे तो मैक्सिमम कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकती है इसकी? +6, इससे ज्यादा तो नहीं आ सकती ना। तो इधर जो हमने एक्स मान के निकाला तो आंसर क्या आ गया बेटा? इधर तो +10 आ गया। क्या ये ठीक है? पॉसिबल ही नहीं है ना बेटा। तो इस तरीके से जो निकाला वो गलत है। As the maximum oxidation number is +6 because it can lose a maximum of 6 electron to acquire the group 18 like configuration. So the above calculated answer is wrong. So oxidation number calculated above, that is the +10, is wrong. तो अब क्या करें? Now the problem arises, अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, अराइज हो गई, अब क्या करें हम? तो उसके लिए हमें ड्रा करनी होगी स्ट्रक्चर और हमें केमिकल बॉन्डिंग मेथड को अपनाना होगा। तो जो स्ट्रक्चर है वो ये रही आपके सामने, CrO5 की बेटा। स्ट्रक्चर ड्रा कर दी और स्ट्रक्चर ड्रा करने के बाद फिर देखो हमने इसमें क्या देखा जो आपको सिखाया था। सिखाने में क्या यूज करनी पड़ती है? डेफिनेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर। बोलो बेटा डेफिनेशन क्या थी ऑक्सीडेशन नंबर की, याद है आपको या भूल गए? द चार्ज appears on any of the atom when all the neighboring atoms are removed far away from their vicinity is called their oxidation number। उसे उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है बेटा? उसका ऑक्सीडेशन नंबर। अब इस स्ट्रक्चर में ही देख लो बेटा, अगर आप जैसे देखना चाहें तो क्रोमियम के ऊपर देखो बेटा, दो दो ऑक्सीजन है ना बेटा, Cr, क्रोमियम का ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, तो इधर क्रोमियम के ऊपर तो बेटा +2 चार्ज आ गया ना, और उधर ऑक्सीजन के ऊपर बेटा क्या आ गया? -2 आ गया बेटा, -2। चलो बची हुई ऑक्सीजन को देखते हैं। अब 4 ऑक्सीजन है, 4 की वजह से कितना चार्ज आएगा? एक ऑक्सीजन की वजह से बोलो कितना? बताओ शाबाश, -1। तो ऑक्सीजन के ऊपर तो क्रोमियम के ऊपर +1, तो 4 की वजह से +4 आ गया बेटा। बोलो टोटल चार्ज कितना आया? +6।
डेफिनेशन कहती है बेटा ऐसा। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आएगा यहाँ पे स्ट्रक्चर के आधार के ऊपर, अगर आप देखेंगे तो। ठीक हो गया। अब देखो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द क्रोमियम इन CORO5 आप कैसे निकालेंगे? क्रोमियम को x मान लिया बेटा, मान लिया कि नहीं मान लिया x। एक ऑक्सीजन ऐसी है जो डबल बॉन्ड से अटैच है, तो उसके ऊपर -2 चार्ज है, तो ये हो गया। उसके बाद बताओ, जो 4 ऑक्सीजन है, उन चारों की चारों ऑक्सीजन के ऊपर बेटा -1 चार्ज है। -1 बेटा, -1 बेटा, बोलो क्यों था? जल्दी बताओ, -1 क्यों था? बताओ बेटा, -1 क्यों है? क्यों है -1? क्योंकि जो O और O के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसकी वजह से तो दोनों ऑक्सीजन के ऊपर कोई फर्क पड़ना ही नहीं। ये -1 क्यों आया? ड्यू टू द अटैचमेंट विद द क्रोमियम की वजह से। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ओवरऑल न्यूट्रल स्पीसीज। तो अब आ गया x -2 -4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +6। तो ऑक्सीडेशन नंबर बेटा कितना है क्रोमियम का CrO5 में? +6 है। तो केमिकल बॉन्डिंग मेथड से हमने निकाला। आगे बेटा बात समझ में? चलो अगला एग्जांपल लेते हैं। H2SO5, H2SO5 क्या है बेटा? H2SO5। नीचे जो स्ट्रक्चर है क्या H2SO5 की है? जल्दी बताओ। H2SO5 की ही है। कैसे बनाई? H2SO4 की स्ट्रक्चर जानते हो बेटा आप? देखो, बनाना सिखाते हैं बेटा पहले, ताकि आप ये भी सीख जाओ, फिर चलेंगे अपने अगले पॉइंट के ऊपर। देखो H2SO4 सेंट्रल एटम कौन है बेटा? सल्फर। ग्रुप 16 में है। 16 के आखिर में 6 है, 6 बॉन्ड बना सकता है। वैलेंसी 6 हो सकती है मैक्सिमम, एक्सपेंड कर सकता, अभी सिखाया था पीछे आपको। 4 ऑक्सीजन बेटा, 4 ऑक्सीजन लिख दो। देखो 1 2 3 4। हाइड्रोजन 2 ही है। देखो अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन के अगर हम सारे के डबल बॉन्ड बना दें, ऑक्सीजन तो डबल डबल डबल, तो 8 बॉन्ड हो जाएंगे, हाइड्रोजन कहाँ जाएंगे? तो सबसे पहले हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। सल्फर ने एक बॉन्ड इधर बनाया, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड पूरे हो गए। इधर सल्फर ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, इधर सल्फर ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड। क्लियर हो गया बेटा ऐसे? अब उसके बाद अगर हमें H2SO5 की स्ट्रक्चर बनानी हो तो क्या करें? एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गई बेटा, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गई तो क्या करें? वो ऑक्सीजन आएगी किसी भी OH बॉन्ड के बीच में, दो तो एस एच ही रहेंगे। देखो ऐसे S डबल बॉन्ड OH है, S डबल बॉन्ड OH है। ये जो इधर है, इधर हम दिखा सकते हैं O और O के एक ऑक्सीजन की एक्स्ट्रा एंट्री दिखा दी बेटा हमने। और ये बेटा आपका SH है, देखो उसी टाइप से। क्लियर हो गया बेटा? बन गई ना ये स्ट्रक्चर? देखो जो साइड में हमने दिखा रखी थी। क्लियर हो गया? तो परोक्साइड लिंकेज इसमें होती है। ठीक हो गया। अब ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे हमने सीखी थी, स्ट्रक्चर के आधार पे बताओ बेटा। सल्फर ने जो ये डबल बॉन्ड बना रखे ऑक्सीजन के साथ, इसकी वजह से इस ऑक्सीजन पे -2, तो सल्फर पे +2 बेटा। सल्फर नीचे वाली ऑक्सीजन के ऊपर से ऑक्सीजन पे -2, तो सल्फर पे बेटा +2। एडजेसेंट वाली ऑक्सीजन देखो इधर भी है, तो इसकी वजह से +1, तो ऑक्सीजन पे -1। सल्फर पे इधर +1, तो ऑक्सीजन पे देखो -1। तो सल्फर पे बेटा टोटल कितना चार्ज आया? काउंट करो, ये टोटल 6 आ गया ना बेटा। देखो 6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई ना बेटा? कुछ आई बात समझ में? चलो ठीक है। इस ऑक्सीजन पे कितना आएगा बेटा? -1, H के ऊपर +1, इस H के ऊपर +1। अब सभी के ऊपर हमने चार्ज लगा के आपको सिखा दिया। दो ऑक्सीजन ऐसी भी है ना बेटा पेरोक्साइड वाली, जिनके ऊपर -1 चार्ज है कि नहीं? तो अगर हम सीधा आंसर निकालते कन्वेंशनल मेथड से, तो सल्फर के वैलेंस शेल में सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 6 निकाल दें इलेक्ट्रॉन, तो सल्फर के पास 10, मतलब नियोन जैसा हो जाएगा। +6 से तो ज्यादा नहीं दिखा सकता ना बेटा। लेकिन अगर H2SO5 को अगर हम सल्फर को x मान लें, देखो डायरेक्ट सल्फर को क्या मान लिया बेटा? सल्फर को मान लिया x, हाइड्रोजन के ऊपर +1, ऑक्सीजन के ऊपर -2। बेटा क्या निकलेगा बोलो? हाइड्रोजन का 2 हो गया ना बेटा, 2 1 2, सल्फर का x माना, ऑक्सीजन के -2 5 है, 5 2 10, तो बोलो आंसर कितना आएगा? +8। क्या +8 पॉसिबल है? नहीं है, नहीं है बेटा पॉसिबल, क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ये +6 ही दिखा सकता है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन ही ये मैक्सिमम लॉस कर सकता है टू एक्वायर द ग्रुप 18 लाइक कॉन्जुगेशन। इसीलिए ये +8 आंसर गलत आया। इसीलिए हमें केमिकल बॉन्डिंग मेथड को अपनाना पड़ा और बनानी पड़ी ये स्ट्रक्चर, और हर एक का चार्ज हमें लिखना पड़ा, और लिखने के बाद फिर हमने कुछ ऐसे निकाला अपना आंसर। बोलो कैसे निकाला? 2 मल्टीप्लाइड बाय +1 क्यों लिखा? क्योंकि 2 हाइड्रोजन है,
+1 चार्ज, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय x, सल्फर को x मान लिया आपकी। उसके बाद ध्यान से देखें, 3 ऑक्सीजन ऐसी हैं जिनके ऊपर कैसा चार्ज होगा बेटा, बताओ शाबाश, कैसा चार्ज होगा? देखो ये -1 चार्ज, देखो ये सल्फर के ऊपर जो आया था चार्ज -1, और हाइड्रोजन वाला भी तो -1 आएगा ना बेटा। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर देखो ओवरऑल ये -2 बेटा। तो 3 ऑक्सीजन ऐसी हो गई जो -3 ऑक्सीजन ऐसी जो -2 चार्ज वाली है, 2 ऑक्सीजन ऐसी होगी जो -1 चार्ज वाली है, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 हो गया बेटा। आगे ना बेटा, बात समझ में, यहां तक आई? बात समझ में या नहीं आई? आ गई होगी बेटा बात समझ में। चलो ठीक है। अब देखो आगे, इसको सिंपल कैलकुलेट किया और आंसर आ गया +6, तो निकला ना केमिकल बॉन्डिंग मेथड से आंसर आपका। तो बेटा हर चीज आनी जरूरी है। अब दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस क्या है? when the given compound contain the covalent and the coordinate bond, दोनों बॉन्ड दिखते हैं उस कंपाउंड के अंदर, then the following rules are generally been used. नंबर 1 पॉइंट, पहला पॉइंट क्या होगा? फॉर ईच कोवलेंट बॉन्ड, अगर कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है दो एटम के बीच में, दो एटम अलग अलग हैं, अलग अलग है बेटा, दो एटम अलग अलग है, उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड है और एक ही बॉन्ड है, तो क्या आएगा बेटा? +1 चार्ज एक एटम के ऊपर जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? -1 चार्ज। ये तो सिंपल बात है, पहले भी सीख ली थी, इसमें तो कुछ नया नहीं। अब लेकिन मेन पॉइंट आ जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने में, और ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था बेटा, पीछे आपको ध्यान हो तो। अब दो केस अराइज होते हैं। पहला केस क्या है? अगर डोनर एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डोनर एटम के ऊपर तो आ जाएगा +2 चार्ज और एक्सेप्टर एटम के ऊपर आ जाएगा -2 चार्ज। लेकिन ये कब? जब डोनर एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, जैसे पीछे आपको सिखा दिया था, एग्जाम्पल आपको ध्यान होना चाहिए। दूसरा क्या केस आ जाता है? इससे रिवर्स, जब डोनर एटम और इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाए, तो उस वक्त कोऑर्डिनेट बॉन्ड का असर, उसका कंट्रीब्यूशन को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, उसको नहीं माना जाएगा, ये बातें नहीं मानी जाएंगी, फिर नॉर्मल केस चलेगा। अब देखो, देखते हैं HCN के केस में, एक HNC है बेटा। HCN का मतलब साइनाइड, HNC का मतलब आइसोसाइनाइड। तो HCN हमने लिया, तो बेसिक रूल तो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा नहीं, केमिकल बॉन्डिंग मेथड चला, HCN की स्ट्रक्चर ड्रा कर दी, और ड्रा करने के बाद आप देखें यहाँ पे, बोलो कौन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? नाइट्रोजन। ये तो सिंपल है, कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बेटा बना ही नहीं हुआ है यहाँ पे। तो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन द कार्बन। तो एक बॉन्ड के कितने काउंट किए जाएंगे बोलो? नाइट्रोजन एक बॉन्ड का एक, तो 3 बॉन्ड का देखो -3 आ जाएगा यहाँ पे, और कार्बन के ऊपर यहाँ पे +3 आ जाएगा बेटा, इसकी वजह से। ऐसे कार्बन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? इसी टाइप से निकालेंगे, तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? बताओ कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फिर आपका कार्बन है हाइड्रोजन से। क्लियर हो गया ना? चलो अब निकालना सिखाते हैं। देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। +1 हाइड्रोजन के लिए, +1 किसके लिए निकाला बेटा? हाइड्रोजन के लिए। हम तो कार्बन का निकाल रहे हैं ना बेटा, कार्बन को तो x मानना है हमें यहाँ पे। वो तो मैंने वैसे ही लिख दिया था -3, क्योंकि 3 बॉन्ड है तो -3 उस पे +3 आ जाएगा। हाइड्रोजन के ऊपर +1 आएगा तो इधर, सॉरी, तो +1 आएगा तो इसके ऊपर -1 आ जाएगा, ऐसे करके। तो देखो अब हम आंसर निकालते हैं। तो बेटा आंसर क्या आया यहाँ पे? जब हमने निकाला +2 इज द आंसर। वो आपका वैसे भी निकल रहा था जो मैं आपको निकाल के दिखा रहा था। ये तो x माना, इधर हाइड्रोजन को अगर हम +1 मानते तो इधर इस कार्बन के ऊपर क्या आता? -1 आता ना बेटा। एक तो ऊपर नाइट्रोजन की वजह से +3 आया था, और इधर हाइड्रोजन की वजह से -1 आया, तो +3 -1 क्या हो गया? +2। तो भी आपका आंसर वही +2 आ गया बेटा। क्लियर हो गया ना? तो इस तरीके से आप निकालेंगे। अब केमिकल बॉन्डिंग मेथड में देखिए, HNC आ गया, तो यहाँ पे डोनर एटम नाइट्रोजन क्या है बिला बेटा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जिसकी वजह से क्या होगा? नॉर्मल केस चलेगा। तो ईच कोवलेंट, हमें कार्बन का ही तो निकालना है ना बेटा, कार्बन का ही निकालना है हमें। तो देखो हाइड्रोजन का +1, नाइट्रोजन का, आपके 3 बॉन्ड बनाए नाइट्रोजन ने कार्बन के साथ, तो बेटा क्या हो गया? -3। देखो हमने बताया ऊपर, द कंट्रीब्यूशन ऑफ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नेग्लेक्टेड बिकॉज द डोनर एटम इज नाइट्रोजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द। तो देखो जो ये 3 बॉन्ड बने हैं ना बेटा नाइट्रोजन के कार्बन के साथ, 3 में से 2 ही हैं कोवलेंट, एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, उसका असर तो नेग्लेक्ट कर दो, उसका तो नेग्लेक्ट कर दिया ना नेग्लेक्ट। तो नाइट्रोजन
ने जो 3 बॉन्ड बनाए हैं वो किसके साथ बनाए हैं बच्चे? इक्विवेलेंट, दो तो कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ, तो इसीलिए -3 आया बेटा ये यहाँ पे। चाहे बात समझ में। तो हाइड्रोजन के ऊपर +1 आ गया, नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया? -3, -3 चार्ज, और प्लस में x, कार्बन को मान लिया इजिकल टू 0, तो आंसर आपका +2 आ गया। क्लियर हो गया बेटा? अब तीसरा केस लेते हैं। when the given compound contain the 2 or more atom of the same, देखो दो से ज्यादा एटम हो, आपके दो से ज्यादा एटम हो, सेम एटम हो और दो से ज्यादा हो, तो देखो क्या करें। जैसे आपने ये सोडियम थायोसल्फेट ले लिया Na2S2O3, अगर कन्वेंशनल मेथड देखें तो इसमें क्या निकलेगा बेटा? देखो आपने सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है, दो ले लिए तो 2 हो गया, प्लस में 2x और माइनस में 6 इजिकल टू 0, तो आंसर आ गया +2। तो ये दिखता है कि देखो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, लॉस तो कर सकता है मैक्सिमम 6 तक, तो +2 इज द आपका सेम। ठीक आंसर आना चाहिए बेटा यहाँ पे, तो ठीक ही लग रहा है, ऐसे लग रहा है ना बेटा, ठीक है ऐसे। लेकिन ये नहीं है, बट इट इज रॉन्ग, क्योंकि जो सोडियम थायोसल्फेट को जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो हमारे पास एक सल्फर तो प्रेसिपिटेट हो जाता है, येलो पीपीटी जो बनते हैं, आपने ध्यान दिया होगा टेस्ट ट्यूब की बॉटम के अंदर, और एक एसिड टू पंजेंट स्मेल की गैस निकलती है, आपने देखा होगा एसिड बेसिक रेडिकल के दौरान। तो इसीलिए जो आंसर निकला वो गलत है, अलग अलग आएगा दोनों का। कैसे आएगा बेटा? देखो ध्यान से, ये स्ट्रक्चर हमने ड्रा कर दी, सोडियम थायोसल्फेट की स्ट्रक्चर ड्रा कर दी हमने। अब आपके दिमाग में बात आई होगी कि सर ये स्ट्रक्चर समझ में नहीं आई कैसे बनाई, तो देखो अब आपको थोड़ा ध्यान दिलाते हैं। मान लो सोडियम की जगह H होता तो क्या होता? तो आप इसको बेटा कुछ ऐसे लिखते, H2SO3। अगर मैं एक S को कम करके उसको O में कन्वर्ट कर देता तो क्या होता बेटा? तो H2, एक S कम कर दिया, O बढ़ा दिया, H2SO4। मेरी बात कुछ समझ में आ रही है आपको? तो कहने का मतलब अगर H2SO4 में एक सल्फर बढ़ा देते हैं, एक O कम करके सल्फर, तो H2SO3 बन जाता है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड जैसी स्ट्रक्चर है। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड की कैसे, एक सल्फर आ गया जिसमें 2 ऑक्सीजन आ गई, और 4 ऑक्सीजन है सॉरी, और 4 हाइड्रोजन आ गए बेटा, देखो ऐसे। ठीक हो गया? एक बॉन्ड यहाँ पे बनाया, ये डबल बॉन्ड बना लिया बेटा, देखो डबल बॉन्ड बना लिया है, ये सिंगल बॉन्ड हो गया। अब जो H है, अगर हम H को हटा दें, H को हटा दें, देखो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूं, और यहाँ पे मान लीजिए मैं H को हटा के यहाँ पे सोडियम लगा दूं, तो O नेगेटिव Na पॉजिटिव आ जाएगा बेटा, देखो ONA। और अगर मैं एक सल्फर को और हटा दूं, इस ऑक्सीजन को हटा दूं और इसके गैस लगा दूं, तो बेटा देखो ये ऐसा आ गया यहाँ पे। कुछ आ गई ना बेटा बात समझ में? देखो एक S है यहाँ पे S2 लिख रखा है, डबल बॉन्ड O है, देखो डबल बॉन्ड O है, ओ OH वाला बॉन्ड है, ONA वाला बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड O यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमने दिखा दिया, तो एक बॉन्ड यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है। या डबल बॉन्ड दिखा दो या कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा दो बेटा, एक ही मतलब होता है। तो ये स्ट्रक्चर हमने बेटा ड्रा कर दी। अब देखो इसके बाद, सिंस देयर इज ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन द टू सल्फर एटम, तो एक्सेप्टर एटम हैज एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, बोलो क्या होगा? एक डोनर होगा, एक एक्सेप्टर होगा। तो डोनर के अंदर बेटा क्या होगा? डोनर के ऊपर +2 चार्ज, एक्सेप्टर के ऊपर -2 चार्ज। कुछ आई मेरी बात समझ में? एक डोनर होगा, एक एक्सेप्टर होगा, तो ये एक्सेप्टर के ऊपर बेटा क्या होगा? -2, और डोनर के ऊपर क्या होगा? +2। सल्फर और ऑक्सीजन के बीच इसके ऊपर होगा -1, इसके ऊपर क्या होगा? +1। इसके ऊपर होगा +1, तो इस पे क्या होगा? -1। इसके ऊपर होगा -2, तो इसके ऊपर क्या होगा? +2। तो बेटा कितना चार्ज आ गया ओवरऑल? आप काउंट करें, ओवरऑल आ गया +6। बेटा कितना आया? +6। तो आप निकाल लें, तो आंसर क्या आ गया बेटा? +6 आ गया। कुछ आ गई ना बात समझ में? तो इस तरीके से हम अपने जो कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आने ही होते हैं या थ्योरेटिकल एग्जाम में भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये चीजें बेटा आपको जरूर आनी चाहिए। क्लियर हो गया बेटा? आगे ना बात समझ में यहां तक? अब देखो बड़े बेसिक से क्वेश्चन कि भाई निकालो ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे एक्स मान के आप निकालते हैं, या एक्सेप्शनल केस आपको सिखा दिए उनके निकालो, तो आप कैसे कैसे निकालेंगे बेटा? तो ये डिफरेंट एग्जाम्पल आपके सामने मैंने लिख दिया, आप इन सभी को सोल्व करेंगे। इन सभी को बेटा आप क्या करेंगे? सोल्व करने हैं सारे के सारे, आपको एक्स मान के आप सोल्व करना है इन सभी को, और सभी का आंसर आपको निकालना है बेटा। कर लोगे आप सभी?
या नहीं कर पाएंगे? कर लोगे ना? देखो, अंडरलाइन जिसको कर रखा है, जैसे पहले में फास्फोरस को एक्स मानना है, सल्फर को एक्स मानना है, यहाँ पे फास्फोरस को एक्स मानना है, मैग्नीज को एमएन को एक्स मानना है, कैल्शियम ओ का निकालना है, यहाँ पे बी का निकालना है, जी केस में सल्फर है, यहाँ पे सल्फर का निकालना है, एंड सो ऑन स्टेप से सभी का आपको निकालना आना चाहिए। किसी का भी एक हेफरजेड मैनर में देखो, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। मान लो K2MnO4 में Mn का निकालना है बेटा, कैसे निकालोगे? पोटाशियम के ऊपर +1 चार्ज है, 2 है तो 2 हो गया, प्लस में x मान लिया, माइनस में 8 हो गया, इजिकल टू 0 हो गया। तो बेटा x इजिकल टू बेटा क्या आ गया आंसर, बताओ शाबाश, +7 इतना आंसर। बेटा कितना आ गया? x इजिकल टू +7। ऑक्सीडेशन स्टेट इस टाइप से आ गई। क्लियर हो गया बेटा? आगे बात समझ में? और बताओ किसका निकालें? और किसी का निकलवाना है? चलो इसका निकाल के दिखाओ बेटा। देखो इसका, अगर इसका आप डायरेक्ट निकालें तो बेटा क्या निकलेगा? 2x इसको मान लेंगे, माइनस में 14 आप कर देंगे, प्लस में हाइड्रोजन का 1 है तो 2 कर देंगे आप, इजिकल टू 0 कर देंगे। तो बेटा कितना आ जाएगा? x 2x इजिकल टू कितना आ गया बेटा, बताओ शाबाश। 2x इजिकल टू ये उधर 12 हो गया, x इजिकल टू बेटा कितना आ गया बताओ? +6। ठीक है या गलत बताओ? अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? देखो जो आपका आंसर आया, जैसे मान लीजिए हम चेकआउट कर रहे थे, तो सल्फर है, मैक्सिमम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट तो दिखा सकता है, ग्रुप 16 का एलिमेंट है। क्लियर हो गया ना बेटा? बात आगे समझ में? NaBH4 है बेटा, इसको एक्स मानो, इसको एक्स मान लिया बोरोन को, हाइड्रोजन का +1 होता है तो बेटा +4 हो गया, सोडियम का +1 होता है, +1 मान लिया, इजिकल टू बेटा 0 हो गया। तो बोलो बेटा कितना आ गया? x इजिकल टू +5 आ गया। आगे बेटा बात समझ में? NaBH4 के अंदर x माना और इस स्टेप से आंसर निकल गया। अब कैल्शियम ऑक्साइड में देखते हैं बेटा, यहाँ पे देखो इसके अंदर निकाल के देखो, कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है, 2 ऑक्सीजन है, तो क्या निकलेगा बेटा? 2x इजिकल टू 0। तो 2x इजिकल टू क्या आ गया बेटा? -2। तो x इजिकल टू बेटा कितना आ गया? -1। ऑक्सीजन के ऊपर बेटा कितना चार्ज आ गया? -1 चार्ज आ गया यहाँ। आपको ये बताना है कहीं पे आपको कोई एनामली दिखाई दे। लास्ट वाले एच में देखते बेटा है, फर्जेड मैनर में निकलवा रहा हूं आपसे। पोटाशियम के ऊपर +1 होता है, एल्यूमिनियम के ऊपर +3 होता है, सल्फर का निकालना ही है, निकालना है ना बेटा। सल्फर को x माने, लेकिन SO4 के बाहर ब्रैकेट में 2 है तो इसको 2x लिख देंगे बेटा। और ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, ये ट्वाइस में है तो 2 होता है, तो 2 4 जा 8 2 जा 16 -16 हो गया बेटा। और वाटर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। चाहे बात समझ में कैसे लिखा? पोटाशियम के ऊपर +1 चार्ज, एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज, और सल्फर SO4 के बाहर ट्वाइस है तो 2 हो गया ना, 2x हो गया, सल्फर को x माना। ऑक्सीजन 4 2 जा 8 हो गई, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है तो 16। तो बोलो कितना आंसर आएगा, बताओ शाबाश। 2x इजिकल टू बोलो कितना आ जाएगा? ये 3 और 1 4 हो गए, प्लस के माइनस के हैं तो -12 उधर जाके +12, और x का आंसर बेटा कितना आ जाएगा? x का आंसर आ जाएगा 6 +6। तो बताओ +6 पॉसिबल है कि नहीं है? बिल्कुल, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन आराम से लॉस कर सकता है सल्फर, तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा इसकी आ गई। क्लियर हो गया? आगे इतनी बात समझ में? अब ए का देखते हैं बेटा। NaH2PO4, बोलो सोडियम के ऊपर कितना होता है बेटा? +1। हाइड्रोजन पे कितना होता है? +1, 2 है तो बेटा क्या लिखेंगे? +2। फास्फोरस का निकालना है तो x। ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, 4 है तो 8 इजिकल टू 0। बोलो कितना आ जाएगा x का आंसर, जल्दी बताएं। x का आंसर आ जाएगा, देखो सोडियम को +1, हाइड्रोजन को +1 तो 2 हो गया, और ऑक्सीजन को बनाया इतना, तो बोलो कितना आ गया? 8 +5। तो फास्फोरस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। अब बी केस को ले लेते हैं बेटा, जो बी केस एक बच गया था।
अब NaH सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम को X मान लिया ना, सोडियम का सॉरी सोडियम का +1 होगा क्योंकि हमें तो सल्फर का निकालना है ना बेटा, +1। हाइड्रोजन का भी +1 हो गया, सल्फर को X मान लो। ऑक्सीजन पे -2 8 है तो -8 इजिकल टू 0। तो X की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, +6, तो 6 दिखा देता है। आगे बेटा बात समझ में सारी बातें। अब एक C केस बच गया शायद, है ना, या C का हमने कर लिया था ना, C का नहीं किया बेटा। देखो C केस में H4P2O7 के अंदर हाइड्रोजन 4 है तो +4, फास्फोरस 2 है, इसी का निकालना है तो 2x मान लिया। ऑक्सीजन 7 है तो -2 होता है, 14 इजिकल टू 0। तो बेटा कितना आ गया, 14 में से 4 गया 10, तो 2x इजिकल टू 10। तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, +5। तो फास्फोरस का +5 आंसर आ गया बेटा। क्लियर हो गया ना बेटा, समझ में आ गई बातें। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइंड। देखो जो Ki3 होता है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, दैट इज द Ki एंड द I2। तो I2 के अंदर तो आप जानते हैं बेटा 2x इजिकल टू 0, x इजिकल टू बेटा 0 हो जाए। तो ये दो ऑक्सीजन तो ऐसी हैं जिनकी 0 है। यहां पे देखें तो I का निकालना है, पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, तो +1 प्लस में x इजिकल टू 0। तो x इजिकल टू बेटा कितना आ गया यहाँ पे, -1। क्लियर हो गया। तो Ki3 के अंदर दो ऑक्सीजन जो है उनकी ऑक्सीडेशन जो स्टेट है अलग अलग है। ठीक हो गया, आगे बात समझ में। अब H2S4O6, अब देखो ये निकाल दिया H2S4O6। तो इसमें आप बड़े ध्यान से आराम से निकाल सकते हैं सभी का चार्ज, कि किसके ऊपर कितना चार्ज आएगा। निकालोगे बेटा। देखो ये ऑक्सीजन जो है किसी एक को ले लेते हैं, इसके ऊपर -2, तो सल्फर के ऊपर बेटा कितना आएगा, इसके ऊपर +2। ये वाली ऑक्सीजन इसके ऊपर -2, तो इस सल्फर पे बेटा कितना आएगा, +2। ठीक हो गया। इधर सल्फर सल्फर है, कोई चार्ज नहीं आएगा इधर। इधर ऑक्सीजन के ऊपर -1, तो इधर कितना आया बेटा, +1। बेटा कितना आ गया टोटल, 5। 5 ही लिख रखा हमने यहाँ। अब आगे बेटा बात समझ में। और जो ये बीच में सल्फर सल्फर बॉन्ड है, इनके ऊपर 0 चार्ज होगा क्योंकि आपस में सल्फर सल्फर ही अटैच है। तो राइट, तो हमें किसकी निकालनी थी बेटा, सल्फर की। हर सल्फर की हमने निकाल के दिखा दी है। व्हाट आर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द अंडरलाइन एलिमेंट। तो हर सल्फर की हमने बता दी, हर एक के ऊपर लिख भी दिया, +5 आ गया, ये 0 0, इसकी भी +5 सिमिलर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये दो चीजों से मिलकर बना है Fe3O4, एक FeO से, एक Fe2O3 से। इधर जो FeO के अंदर जो ऑक्सीजन आयरन है, इसके ऊपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है क्योंकि इस आयरन ऑक्सीजन के ऊपर -2 है। ऑक्सीजन की -2 होती है तो x मान के करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी इसकी +3 आ जाएगी ना बेटा। देखो इसको x मानो, तो 2x माइनस में 6 इजिकल टू 0। तो x इजिकल टू बेटा कितना आ गया, +3 इस ऑक्सीजन का। ऐसे दूसरी वाली ऑक्सीजन का मानेंगे तो x माइनस में 2 इजिकल टू 0। तो x इजिकल टू बेटा कितना आ गया, +2। लो नेक्स्ट का देखते हैं। इथेनॉल। इथेनॉल के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन कार्बन है सभी एक ही जैसे नेचर की हैं, तो इसको आप इकट्ठा भी लिख सकते हो। तो कैसे, C कार्बन तो 2 हो गए, H कितने हो गए बेटा, H6 और O हो गए। तो आप निकाल सकते हो इसका बड़ी आराम से, 2x मान लो, माइनस प्लस में 6 हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा इसका। तो बेटा कितना आ जाएगा बोलो, तो 2x इजिकल टू -4, x इजिकल टू -2। हर ऑक्सीजन की हर कार्बन की निकाली बेटा हमने, कार्बन की स्ट्रक्चर भी खोल के लिख के देखना चाहें तो देखो, स्ट्रक्चर के थ्रू भी आपको बता देते हैं, क्रॉस चेक भी हो जाएगा बेटा। देखो इसके ऊपर +1, इसके ऊपर -1, H की वजह से -1 कार्बन, तो -2 हो गया। यहाँ पे कार्बन के ऊपर +1 आ गया बेटा,
आ गया ना, इसकी वजह से देखो, इसकी वजह से आया +1, और ऑक्सीजन की वजह से। इधर से क्या आएगा, कार्बन के ऊपर -1, इधर से क्या आएगा, -1 आएगा ना बेटा। तो इस कार्बन के ऊपर बेटा क्या आएगा, कार्बन कार्बन की वजह से कोई फर्क नहीं, यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1। आया कि नहीं आया, आ गया। तो हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, जो कि एवरेज होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इधर वाली जो कार्बन, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो बेटा कितनी आई, आपने देखा, दैट इज -3 आई ना। इधर वाली की कितनी आई बताओ, देखो, ऑक्सीजन की वजह से +1 आया था, इसकी वजह से -1, ये तो कैंसिल हो गया, और ये -1 एक बच गया। तो इधर वाली की वजह से क्या है, इस कार्बन के ऊपर क्या है, -1 है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों कार्बन की अलग अलग है बेटा, एक की -1, एक की -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, दोनों की एवरेज। ये तो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया हमने, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम, हर एटम की अलग अलग निकालना ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम निकालेंगे दोनों की एवरेज, मतलब -3 प्लस में क्या कर दो, -1, और डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, तो ऊपर -4 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 आ गया, तो बेटा कितना आ गया, -2। ये ऑक्सीडेशन नंबर आई, और ये देखो हमने यहाँ पे -2 ही निकाली, निकल गया ना बेटा, ठीक। अब एसिटिक एसिड का देखते हैं लास्ट में। CH3COH स्ट्रक्चर बना दी, कार्बन के ऊपर, इसके ऊपर माइनस, कार्बन के ऊपर कैसे आया बेटा, ये बताओ। देखो, मैं इधर अलग से ड्रा करता हूं बेटा, ये हमने एसिटिक एसिड की स्ट्रक्चर ड्रा कर दी बेटा। देखो कैसे ड्रा की वो भी बता देते हैं। एसिटिक एसिड का मतलब, पहले तो कार्बन की चेन लिखते हैं बेटा, हम दो कार्बन आ गए, फिर जो ऑक्सीजन थे COOH, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, फिर H लिख दिया, H एक बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन चार बॉन्ड बनाता है, तो H लगाने से। अब कुछ आई बात समझ में, मैंने ऐसे क्यों बनाई, ठीक है। अब देखना, इस ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज, इधर +1, इस ऑक्सीजन के ऊपर ही -1, इस कार्बन के ऊपर क्योंकि +1, इस कार्बन के ऊपर देखो बेटा +2, ऑक्सीजन के ऊपर क्योंकि -2 बेटा। ये तो क्लियर हो गया, कार्बन कार्बन का कोई इफेक्ट होगा नहीं, कार्बन के ऊपर -1 तो हाइड्रोजन के ऊपर देखो +1, कार्बन के ऊपर देखो -1 तो हाइड्रोजन के ऊपर देखो +1, कार्बन के ऊपर बेटा -1 तो हाइड्रोजन के ऊपर देखो +1। इधर वाला जो कार्बन है देखो, ये वाला कार्बन, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा बोलो कितनी आई, जल्दी बताओ कितनी आई। देखो -1 और -1, तो -3 आई बेटा इसकी, तो -3। दूसरे वाले की बताओ बेटा कितनी आई, दूसरे वाले की बताओ कितनी आई, दूसरे वाले की आई, देखो ध्यान से, +1 और +2, +1 +2 +3 आ गई, इस कार्बन की आ गई बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी आ गई +3। तो दोनों कार्बन की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा, CH3 वाले कार्बन की -3 और दूसरे वाले की +3। अगर मैं इसको इकट्ठा लिख दूं, और सॉरी, इसका मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेता हूं, कैसे निकालते हैं, इनका एवरेज लेना, -3 प्लस में दूसरे क्या था बेटा, +3, डिवाइडेड बाय 2, तो +3 -3 वैसे ही 0 हो गया बेटा, तो ये 0 आ गया यहाँ पे, तो ऑक्सीडेशन नंबर इस बेटा कितना आ गया, 0। क्योंकि एवरेज जब हमने निकाली तो दोनों का एडअप किया और एवरेज निकल गया बेटा। कुछ आई बात समझ में। अब इकट्ठा निकाल के सीखते हैं, पूरा फार्मूला लिख के इसका, क्या फिर भी 0 आती है जैसे हमने निकाला, देखना। फार्मूला अगर मैं लिखूं तो इसका ये बनेगा बेटा, C2, कार्बन तो दो है, H4O2, कार्बन को अगर मैं x मान लू यहाँ पे, तो 2x हो गया, और प्लस में 4 हो गया बेटा, और माइनस में भी 4 हो गया, इजिकल टू 0। तो 2x इजिकल टू बेटा कितना हो गया, 0, तो x इजिकल टू, तो बिल्कुल ठीक। दोनों तरीके से बेटा हमने आपको निकाल के दिखा दिया है। क्लियर हो गया। चलो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सल्फर, क्रोमियम एंड द नाइट्रोजन इन अमंग द गिवन स्पीसी। देखो H2SO5 पहले कर चुके हैं, ये तो पहले ही कर चुके हैं। NO3 का भी पहले अमोनियम नाइट्रेट के केस में देख लिया था। अब एक बच गया, वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। बोलो कौन सा, डाइक्रोमेट आयन, इसका देख लेते हैं बेटा। देखो Cr2O7 2 माइनस, पहले वाले दो पीछे हम कर चुके हैं बेटा।
क्रोमियम को x माना तो 2x, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है तो -14 हो गया, क्योंकि 7 इजिकल टू ओवरऑल जो चार्ज है इस पूरी स्पीसी के ऊपर बेटा वो कितना था, ये तो बेटा अभी हमने लिखा है, अभी इसको फजल कर दो। आयनिक स्पीसी है तो इक्वल टू -2, इक्वल टू बेटा क्या -2, तो 2x इजिकल टू बेटा कितना आ गया, 2x इजिकल टू 12 प्लस 12, तो x इजिकल टू बेटा कितना आ गया +6 इज द आंसर। क्लियर हो गया। सजेस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ दीज कंपाउंड, काउंट फॉर द फेलेसी, क्या कोई फेलेसी है या नहीं है वो भी हमें बतानी है। फेलेसी सिर्फ एक में है, फेलेसी का मतलब जिसमें कोई डिफरेंशिएशन आती हो क्रोमियम के ऊपर। देखो क्रोमियम जो है, दोनों क्रोमियम का आंसर सेम ही आएगा +6, वट एवर में बी द क्रोमियम इज Cr2, दोनों NO3 में भी दोनों सेम आएंगे, लेकिन H2SO5 के अंदर फेलेसी है, क्योंकि वहां पे हर एक ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो एक जैसी नहीं है। तो कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सल्फर, क्रोमियम एंड नाइट्रोजन इन सजेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ दीज, काउंट फॉर द फेलेसी। फेलेसी सिर्फ H2SO5 में बेटा, और में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सभी की एक जैसी ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा, सभी की, ऑक्सीजन हो, क्रोमियम हो, NO3 में भी नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, सभी की एक जैसी है। H2SO5 में सभी ऑक्सीजन की एक जैसी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पेरोक्साइड बॉन्ड भी है, तो इसलिए फेलेसी सिर्फ किस में है, H2SO। फेलेसी का मतलब यहाँ पे ये है कि क्या सभी ऑक्सीजन की, सभी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर वो रिपीटेड एटम है तो क्या सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट एक जैसी है, अगर एक जैसी है तो ठीक है, फेलेसी नहीं है उसमें। अगर नहीं है, जैसे H2SO5 में ऑक्सीजन, अलग अलग ऑक्सीजन की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे पीछे हमने सीखा, तो इसका इसका मतलब उसमें फेलेसी है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट एक जैसी नहीं है। कुछ हो गया ना बेटा, समझ में आ गई बात। और उसी बेसिस पे बेटा फिर हम स्ट्रक्चर भी ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये क्रोमियम आ गया, ये क्रोमियम आ गया बेटा, O7 है, 1 2 3, 1 2 3 आ गया ना बेटा, एक बीच में आ गई, ये आ गया बेटा, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। हो गया क्लियर। अब किसी भी क्रोमियम को देख लें, ये Cr2O7 2 नेगेटिव की स्ट्रक्चर बन गई है, NO3 की भी स्ट्रक्चर हमने पहले आपको बना दी थी। देखो HNO3 की स्ट्रक्चर आती है बेटा आपको बनानी, नाइट्रिक एसिड की। देखो एक नाइट्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है बेटा, ध्यान से देखना जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। पीछे हमने एक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी सीखी थी नाइट्रोजन की, और जिसके थ्रू आपको ये सिखा दिया था हमने कि 1s2 2s2 2p3, देखो ऐसे सिखा था ना बेटा हमने। नाइट्रोजन के पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 3 ही बॉन्ड बना सकता है, कहीं पे भी 3 बना दो बेटा, ये डबल, ये सिंगल, 3 तो बन गए। अब क्या करें, अब HNO3 है तो H भी आ गया, तो H के साथ चलो एक बॉन्ड ये भी हो गया। अब क्या करें, अब ऑक्सीजन की देख लेते हैं बेटा। देखो 1s2 2s2 2p4, देखो S, अब S में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है, P में 4 है, देखो S, ये तो नॉर्मल था, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। अब क्या करें, अगर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब ऑक्सीजन बैक शिफ्ट कर लेता है, देखो ऐसे, ये 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन बेटा बैक शिफ्ट हो गए, सिर्फ इस ऑक्सीजन के अंदर, इसमें देखो ये जो लिख रखी है, और एक ऑर्बिटल खाली हो गया। तो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर था ना बेटा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, ये HNO3 की स्ट्रक्चर होगी। अब NO3 नेगेटिव की क्या होगी, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना बेटा, ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए बेटा, हाइड्रोजन से भी छीन लिए, तो H पॉजिटिव अगर हम इसमें से लॉस कर दें, तो अब जो ये स्ट्रक्चर बनी, जिसमें ये डबल बॉन्ड है, ये O नेगेटिव है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, बोलो बेटा किसकी स्ट्रक्चर है, NO3 नेगेटिव की स्ट्रक्चर है ये, बन गई ना बेटा स्ट्रक्चर, आगे बात समझ में। अब देखो ध्यान से देखना, नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज, +1, तो इसके ऊपर कितना, -1, और -1 पहले से भी है जो खुद का था, तो -2 हो गया। इस नाइट्रोजन के ऊपर बोलो कितना, इसको इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले की वजह से +2, और इसके ऊपर बेटा कितना, -2।
कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ हो तो डोनर एटम अगर कम इलेक्ट्रॉन है, कम इलेक्ट्रॉनिक नाइट्रोजन, तो इसके ऊपर +2 और उस पे क्या आएगा बेटा -2। सभी ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है -2। नाइट्रोजन अकेली है कितना है वो आपने देख ही लिया बेटा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई +5 आ गई ना बेटा +5 देखो ध्यान से। और हर ऑक्सीजन पे कोई फेलेसी नहीं है, हर ऑक्सीजन का एक जैसा चार्ज है। Cr2O7 में भी एक जैसा चार्ज था। कुछ आगे ना बेटा बात समझ में क्लियर हो गया होगा। और H2SO5 के पीछे हमने सिखाई थी बेटा। Suggest a list of the substance where the carbon can exhibit oxidation state ranging from -4 to +4। देखो जो कार्बन होता है ना बेटा, कार्बन जिसका देखो ये कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2, अभी बेटा जो ऊपर सिखाया था 2p2। ओपन फॉर्म में लिखे तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन। वो तो एक्साइटेड स्टेट होती है जब हम इलेक्ट्रॉन को जंप करवा देते हैं। एक्साइटेड स्टेट जब एक इलेक्ट्रॉन और आगे चला जाएगा। अब जो ये रेंज बता रहे हैं ना बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट -4 से +4 ऐसे कंपाउंड, ये इसका मतलब क्या है पहले तो ये सीखना जरूरी है। देखो अब ये बताओ, जो ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट है ना बेटा पीरियोडिक टेबल में, उसमें पहला एलिमेंट कौन है? हीलियम, एटॉमिक नंबर 2 है। दूसरा कौन है बेटा जल्दी बताओ? नियोन। अब कार्बन कहां पे आता है? इन दोनों के बीच में ही तो है। तो कार्बन 2 जैसा भी होना चाहता है, क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करके। इस जैसा भी होना चाहता है, क्या करके? 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन गेन की, 4 लॉस किए तो कितना चार्ज आया? +4। गेन किए तो कितना आया? -4। कहने का अभिप्राय कार्बन -4 से लेके +4 तक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, ये इसकी रेंज कहलाती है। इसका मतलब क्वेश्चन तो हमारा ठीक है कि कार्बन शोज -4 टू +4। अब नाइट्रोजन का भी देखो ऐसे सीखना हो तो, अगर ऐसे ही हीलियम 2 और नियोन जो मैंने लिखा है 10, अगर मैं यहाँ पे नाइट्रोजन लिख दूं एटॉमिक नंबर जिसका 7 है, तो ये क्या करेगा? 5 इलेक्ट्रॉन बेटा अगर ये लॉस कर दे तो हीलियम जैसा हो जाएगा, तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, 3, तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, नियोन जैसा हो जाएगा। -3 से +5 भी दिखाता है बेटा, देखो ये हमने दिखा दिया है। क्लियर हो गई यहां तक की बातें? ये तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि बिल्कुल ठीक है। अब ऐसे एक एग्जाम्पल देने हैं हमें। अब जो इतने एग्जाम्पल देने हैं हमें, तो वो क्या क्या हैं, तो वो आप जल्दी से सोचें और बताएं बेटा, फिर हम एग्जाम्पल को देखते हैं बेटा। जल्दी से सोचें शाबाश। चलो अब बताते हैं आपको, ध्यान से देखना बेटा, बड़े ध्यान से देखना। द सब्सटेंस वेयर कार्बन कैन एग्जिबिट एन ऑक्सीडेशन स्टेट -4 टू +4 क्यों दिखाता है? वो तो अभी मैंने आपको बेटा सिखाई दिया। पूछ ले आपसे क्यों, तो क्यों का आंसर तो मैंने आपको बता दिया था कि हर एलिमेंट चाहता है मैं ग्रुप 18 जैसा हो जाऊं। तो ग्रुप 18 जैसा होने के लिए कार्बन 2 काम कर सकता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करके भी ग्रुप 18 जैसा हो सकता है, गेन करके भी। तो इसलिए उसकी रेंज बन जाती है -4 से +4। सिमिलरली फॉर द नाइट्रोजन हमने अभी आपको सिखाया है। तो अब हम देखते हैं आगे इसके कंपाउंड कौन कौन से। ये रहे कंपाउंड आपके सामने बेटा, ये प्रैक्टिस करने से आपको आ जाएंगे। अगर आप इनमें से किसी भी कंपाउंड को एक्स मान के, कार्बन को अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहेंगे, तो बेटा कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगी? ऑक्सीडेशन जो नंबर होगा कार्बन का इन सभी कंपाउंडों में, ये मैंने लिख दिया, ये आप प्रैक्टिस कर लेना आप बड़े आराम से बैठ के। अभी पीछे मैंने खूब प्रैक्टिस आपकी करवा दी है। एक्स मान के प्रैक्टिस करना और निकालना ये आंसर, और ये देखना क्या जो आगे मैंने आंसर लिख रखे हैं क्या ये ठीक है। क्या पता मेरे से लिखने में गलती हो गई हो, अगर गलती हो गई हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, फिर आगे से मैं उसको ठीक कर लूंगा बेटा। क्लियर हो गई बात? अब दूसरे नाइट्रोजन की बताते हैं। ये नाइट्रोजन के एग्जाम्पल हो गए बेटा। इनमें भी कहीं पे आपको कोई गलती दिखती हो, आप स्क्रीनशॉट ले ले, पॉज करके लिख लेना, और ये सारे निकाल के बेटा आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको बहुत प्रैक्टिस करा दी है। देखो इक्की दुक्की तो फिर भी करा देता हूँ। जैसे नाइट्रोजन है बेटा, मान लीजिए इसकी 0 क्यों लिखी? एक सेकेंड रुकना बेटा, एक सेकेंड। देखो इसकी हमने 0 क्यों लिखी, वो तो देखो आप जानते ही हो, हर एक के आगे लिख लेना अभी ऐसे ही। जैसे नाइट्रोजन को एक्स मानेंगे तो बेटा क्या आएगा? 2x = 0। तो आ गया बेटा 0। आ गया कि नहीं आ गया? अब कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे जिनकी स्ट्रक्चर भी आपको ड्रा करनी पड़ सकती है।
नाइट्रोजन की निकालनी बेटा, नाइट्रोजन की N2O में निकालेंगे तो बेटा क्या आएगा, नाइट्रोजन को x माना तो 2x हो गया, ऑक्सीजन पे -2 होता है फिजिकल टू 0, तो आ गया ना बेटा +1, आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ, आ गया, चलो ठीक है। अगले में देखो 2x, हाइड्रोजन पे +1 होता है, 2 है तो +2 = 0, बोलो -1 आया कि नहीं आया, आ गया। NO है, नाइट्रोजन को x माना, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है = 0, बोलो +2 आया कि नहीं आया, आ गया। N2H4 हाइड्रोजीन जो है, तो बेटा इसके अंदर आपके नाइट्रोजन को x माना तो 2 हैं तो 2x, हाइड्रोजन 4 हैं तो +4 = 0, -2 आया कि नहीं आया, आ गया। अब N2O3 के अंदर इसको x माने बेटा, ऑक्सीजन -2 होता है तो 6 = 0, बोलो +3 आया कि नहीं आया, आ गया। हाइड्रोजन अमोनिया में इसको x माना, हाइड्रोजन 3 है तो +3 = 0, बोलो -3 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। NO2 तो x -4 क्योंकि ऑक्सीजन पे -2 होता है = 0, ठीक हो गया बेटा। ऐसे N2O5 यहाँ पे 2x -10 = 0, तो बेटा +5 आ गया, समझ में आ गई ना बेटा बात। तो इस टाइप से बेटा आपको निकालना था। तो ये डिफरेंट कंपाउंड है जिनके अंदर ये ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होती है, ये रेंज होती है। कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ी प्रैक्टिस के लिए बेटा आपको दे दिया गया था। तो आप बड़ी आराम से ऐसे एक्स मान के हर कंपाउंड के अंदर निकाल लेना। ऐसे कार्बन वाले केस में आप निकाल के देखना बेटा, बिल्कुल आराम से आ जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, एक बच्चे ने कहा ये निकालो, देखो बेटा इसमें देखो 2x है बेटा, कार्बन को हमने x मान लिया, 2 कार्बन है तो 2x, हाइड्रोजन का +2 होता है = 0, बोलो -1 आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया बेटा। ऐसे आप हर एक का निकाल सकते हैं बेटा, ऐसी बात नहीं है। पहले केस में देखो x है बेटा, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या हो गया, +1 तो 2 है, क्लोरीन के ऊपर -1 होता है = 0, बोलो ठीक आया कि नहीं आया, जल्दी बताएं शाबाश। इधर देख लें, 2x -2 = 0, कार्बन को x माना, क्लोरीन पे -1 होता है तो लिख दिया बेटा हमने। CHCl3 है बेटा, CHCl3, कार्बन को x माना, हाइड्रोजन के ऊपर +1 होता है, क्लोरीन के ऊपर -3 होता है, -1 होता है, 3 थे ना बेटा, तो इसलिए बोलो +2 आ गया। नीचे वाले में देखिए बेटा, x +3 हो गया क्योंकि हाइड्रोजन 3 है, -1 हो गया = 0, आ गया ना। इसके अंदर 2 कार्बन है तो 2x ले लेंगे बेटा, और माइनस में 6 हो जाएगा क्योंकि 6 क्लोरीन है = 0। इथेन के अंदर 2x लेके और ये +6 हो जाएगा क्योंकि 6 हाइड्रोजन। यहाँ पे CCl4 ले लो, CO2 ले लो, चाहे देखो CO2 के फॉर्म पे बताता हूँ, कार्बन पे x मान लिया बेटा, ऑक्सीजन 2 है तो -4 = 0। अगर CCl4 का लेते हैं तो बेटा x और -4 = 0, फिर भी वही आना था। यहाँ पे x हो गया बेटा और प्लस में 4 = 0, तो -4 आ गया। अब तो आ गया होगा ना बेटा समझ में, देखो सारे मैंने करके भी आपको दिखा दिए हैं। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। कंसीडर द एलिमेंट सीजियम, नियोन, आयोडीन, फ्लोरीन, आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच एग्जिबिट द ओनली द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। बताओ कौन है, पीछे किया था हमने। आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट एग्जिबिट ओनली द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन, जो सिर्फ पॉजिटिव दिखाएगा इन सभी में से। और थर्ड है आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच एग्जिबिट बोथ पॉजिटिव एंड द नेगेटिव, जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिखा देता है। आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच नीदर द नेगेटिव नॉर द पॉजिटिव, जो कोई भी नहीं दिखाएगा। देखो कोई भी नहीं दिखाएगा तो नियोन ग्रुप 18 वाले तो बेटा दिखाते ही नहीं ना, वो तो कोई बॉन्ड ही नहीं बनाते, जीरो वैलेंट एलिमेंट है। तो आप समझ गए होगे कौन सा है। पहले का आंसर क्या आना चाहिए, विच शोज ओनली द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, फ्लोरीन -1 दिखाता है। ओनली द पॉजिटिव सीजियम है बेटा, ग्रुप 1 वाला, जो सबसे बॉटम के ऊपर आपके दिखाते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम के नीचे फ्रेंशियम भी होता है, तो +1। दोनों जो दिखाए, आयोडीन, आयोडीन देखो वैसे तो -1 दिखाते हैं ग्रुप 17 वाले, लेकिन आयोडीन फ्लोरीन के साथ अटैच हो जाए IF7 तो बेटा +1 भी दिखा देता, +3 +5 +7 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है बेटा, है ना। प्लस -1 तो दिखाता ही दिखाता है जैसे मैंने बताया, लेकिन अलग अलग केसेस में +1 +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये दिखा देते हैं। और नियोन ग्रुप 18 का हो गया बेटा, ये कोई भी नहीं दिखाता। अब देखो सोडियम एमेलगम, हम आपको बता दें एमेलगम है बेटा, ये दोनों मिल गए, इनके बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं हुई है, देयर इज नो बॉन्डिंग,
मैंने पीछे आपको सिखाया था ना, मान लीजिए अकेला सोडियम होता तो बेटा क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होती, जीरो। सिखाया था कि नहीं सिखाया था आपको? मान लीजिए अकेला मैं Na लिख दूं तो क्या निकालोगे, इसको x मानोगे, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लिख रखा तो x इजिकल टू जीरो, जीरो। अगर Na के ऊपर मान लीजिए मैं +1 लिख दूं और अब कहूं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले, तो अब क्या लिखेंगे, x, और आगे चार्ज आयनिक स्पीसी है तो +1, तो ये आ गया बेटा, तो +1 है। तो Na और मरकरी के बीच तो बेटा कोई चार्ज हुआ नहीं ना, कोई बॉन्ड नहीं बना, तो नहीं बना क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर है ये सोडियम एमेल्गम जो है। तो सोडियम सोडियम जो एलिमेंटल स्टेट में प्रेजेंट है इस टाइप से Na की फॉर्म में, तो जीरो ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा इसका। कितना है बेटा, जीरो। अब देखो यहाँ पे देखना, अब ये डिफरेंट ऑप्शन है, ये ऐसा क्वेश्चन आए ना तो बेटा हर एक के अंदर हमें वैल्यू पुट कर करके देखनी होती है, पहली ऑप्शन में भी, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, ये देखना किसमें आंसर जीरो आए। एक चीज बेटा आपको सिखाई है ना मैंने, ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल होता है जीरो, तो मतलब ओवरऑल जो आंसर है ना बेटा इसका वो जीरो आना चाहिए। क्या आना चाहिए, जीरो, क्योंकि एक्स वाई जेड सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है। अब राइट ऑप्शन बेटा यहाँ पे है ना आपका 3 है, तो मैं 3 के अंदर पुट करके दिखा देता हूं मैं आपको। देखो देखो एक्स की वैल्यू, एक्स की ऑक्सीडेशन नंबर क्या दे रखी है बेटा, ध्यान से देखना, एक्स की दे रखी है +3, वाई की दे रखी है +5 और जेड की दे रखी है -2। और इस थर्ड ऑप्शन के अंदर मैंने पुट कर दिया, एक्स की दे रखी है +3, तो 3 3 जा 9, देखो 3 3 जा 9, और यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर 3 आएगा, और ब्रैकेट के अंदर वाई जेड का, Z4 का करना है। तो वाई का दे रखा है बेटा, वाई का दे रखा है +5, तो वाई एक ही है, तो देखो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1, और जेड का 4 दे रखा है, जेड का है बेटा -2, और 4 है, 4 2 जा 8 आ गया, है ना, पूरे के बाहर ब्रैकेट में 3 है। इसको फर्दर सोल्व किया तो अंदर क्या आ गया, 5 -8, तो -3 आ गया, -3 3 जा तो -9 आ जाएगा, तो 9 -9 इज इक्वल टू जीरो। तो आंसर आ गया ना बेटा जीरो। औरों में करोगे तो जीरो नहीं आएगा। देखो आपके सहूलियत के लिए मैं ऑप्शन नंबर 1 में देखो निकाल के दिखा देता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ऐसे आप औरों में करना। अब एक्स की वैल्यू बेटा कितनी दे रखी थी, ऊपर +3 दे रखी थी ना, तो एक्स की जगह मैंने एक ही एक्स है बेटा +3 लिख दिया। वाई भी एक है, वाई की +5 दे रखी है, तो देखो मैंने +5 लिख दिया। अब आगे देखो, Z2 दे रखा है बेटा, जेड की क्या थी, -2 है, और 2 दे रखा है, तो -4 हो गया बेटा। क्या आंसर जीरो आया, बताओ शाबाश क्या आएगा। देखो ये आपका इक्वल टू लगाते हैं, इक्वल टू 8 -4 इज इक्वल टू बेटा, ये तो 4 आ गया, जीरो नहीं आया। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, क्योंकि जो कंपाउंड होगा ना बेटा, ये जो वैल्यू हमने लिख रखी है ना, ये इनका चार्ज है, एक्स वाई जेड का चार्ज दे रखा है, सभी का चार्ज मिलके और ऑल कंपाउंड न्यूट्रल होता है। कोई देख लो बेटा, जैसे मान लो वाटर देख लो, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर +1 होता है, तो ऑक्सीजन 1 है ना बेटा, 1 2 जा 2, बोलो कितना चार्ज है, -2। हाइड्रोजन के ऊपर +1 है और 2 है बेटा ये, तो बोलो कितना चार्ज हो गया, +2। तो +2 -2 है कि नहीं बराबर, तो ओवरऑल बेटा इक्वल होना चाहिए, जितना पॉजिटिव चार्ज हो उतना नेगेटिव चार्ज हो, तभी तो आंसर जीरो आएगा ना। अब इनका मैं निकाल लू, 2 1 जा 2, देखो +2, अगर देखो इक्वल टू करके निकाले, हाइड्रोजन का भी -2, बोलो आंसर कितना आया, जीरो आया कि नहीं आया। यहाँ पे तो नहीं आया बेटा जीरो पहली ऑप्शन में। अब देखो दूसरी में, और आपकी प्रैक्टिस के लिए बेटा सिर्फ दिखा देता हूँ, देखो वाई 2 है, वाई का कितना दे रखा है, 5 है बेटा, और 2 है, तो कितना आ गया बेटा, इक्वल टू, देखो +10 लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब एक्स वाई, एक्स जेड 3 का ट्वाइस दे रखा बेटा, तो 2 करके और इसकी ब्रैकेट में करना है बेटा। क्या करना है, एक्स जेड का 3, एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, +3 है, प्लस में। अब जेड का 3 है बेटा, जेड की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो 2 3 जा 6, तो -3 आ गया बेटा ये, -3, और ये 3 कितना हो गया, -3 2 जा -6, और ये प्लस का 10 था बेटा। क्या जीरो आंसर बना, नहीं बना। मैं वही कह रहा हूँ बेटा, ऐसे चीज फोर्थ में, आप इस फोर्थ में खुद करके देखना, यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे भी जीरो नहीं बनेगा। जीरो सिर्फ कहाँ पे आया, इस ऑप्शन नंबर थर्ड के अंदर जो हमने यहाँ पे निकाला था, जो आपका जीरो आ गया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। कुछ आगे बेटा बात समझ में। तो ओके बेटा, थैंक यू। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, बड़ा बेसिक सा टॉपिक था, बहुत काम आने वाला टॉपिक था, जिसमें हमने ये सीखा कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, अलग अलग कंपाउंड में निकालनी हो, कैलकुलेट करनी हो तो कैसे निकाली जाती है, कितनी तरह के, कितनी पॉसिबल टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कोशिश की है मैक्सिमम को यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करने की। तो बेटा आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करना, आपने ध्यान तो यहाँ पे दिया ही होगा, लेकिन जब तक आप अपने हाथ से करके नहीं देखेंगे तो बेटा फिर वो बात रहती नहीं, इसलिए हर काम को अपने हाथ से करके जरूर देखें। ओके बेटा, थैंक यू।
हैव ए नाइस डे। आपने बहुत अच्छे से किया, बहुत पेशेंस रखते हो आप मेरा लेक्चर सुनते वक्त, बड़े सावधानी से, बड़े अच्छे से सुनते हो, अच्छे से नोट्स भी बनाते हो आप। सो थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू।